हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हेलो 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 हेलो, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी। कैसे हैं बच्चों आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अभी बोर्ड एग्ज़ाम चल ही रहा है, आप लोग निरंतर मेहनत कर रहे हैं और जितने भी पेपर्स हुए हैं उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक देकर आए होंगे। अभी 10 मार्च को आपका 10th का मैथ होने वाला है। आप 10th वाले बच्चे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसमें लग जाइए। बाकी जो हमारे 12th के बच्चे हैं, आज ये वीडियो दोस्त 12th के लिए होने वाला है और मज़ा आने वाला है। अभी तक क्या था, हम लोगों ने बायोलॉजी के पूरे क्लास 12 को जड़ से नस्तनाबूद किया, ठीक है ना। फिर हमने उसको वन शॉट में देखा, फिर हमने उसके अलग अलग पार्ट्स में देखा। अब मैं जो हमारा 25 मार्च को आने वाला है क्लास 12th बायोलॉजी, उसके लिए मैंने इससे पहले एक वीडियो भी दिया होगा, आपने देखा होगा। 25 मार्च को पेपर है, आपको 2 दिन पहले आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आइए, आपको एज इट इज़ पेपर दे दिया जाएगा, एज इट इज़। ये ध्यान रखिए इस बात को। अब हम आज से क्या इसमें शुरू करने वाले हैं। आज से हम दोस्त इसमें क्या करेंगे, जैसे कि आप जानते होंगे क्लास 12th में बायोलॉजी में लगभग 5 यूनिट है, ठीक है ना। 5 यूनिट है, जैसे कि एक रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है, तो उसमें 3 चैप्टर हैं। फिर हम जब बात करेंगे हेरिडिटी वाला जो पार्ट है, यानी कह दीजिए जिसमें हम समझेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एक एवोल्यूशन, ये 3 चैप्टर्स मिल करके सेकेंड यूनिट बनाते हैं। ऐसे ही आपको अगली जब यूनिट आएगी तो जिसमें आप देखेंगे ह्यूमन हेल्थ के बारे में और वेलफेयर क्या है माइक्रोब्स के द्वारा, साथ ही साथ जो डिजीज़ वाले पार्ट हैं यानी जो चैप्टर्स हैं, इन दोनों को मिला करके हम तीसरा यूनिट बनाएंगे। चौथे यूनिट में हम बात करेंगे ऐसे ही बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर्स, समझ में आई। और जो 5वां यूनिट होगा उसमें हम ज़बरदस्त तरीके से इकोसिस्टम से लेकर बायोडाइवर्सिटी से लेकर के पूरी की पूरी तीनों चैप्टर्स को नस्ते नाबूद करेंगे। तो कितने मुन्ना, कितने आपको यूनिट देखने को मिले? 5। हाउ मेनी? 5। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो आज का लेक्चर चलने वाला है, 5 यूनिट आपके हाथ में है। अब मैं क्या करने वाला हूं दोस्त, आज से इस 5 यूनिट को 1 बाय 1, आप जैसा कि देख रहे होंगे थंबनेल पर क्या लिखा है, यूनिट वाइज, अर्थात इसमें लिखा है यूनिट वाइज। हम यूनिट वाइज इसको समाप्त करेंगे। जिसे मैंने आज शुरू में करने वाला एक यूनिट आज मैं समाप्त करूंगा, जिसमें आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन वाला पार्ट, जिसमें हम आज 3 चैप्टर देखने वाले हैं। पहला चैप्टर होगा हमारा, क्या होगा देख सकते हैं आप लोग, जिसमें लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। दूसरा देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तीसरा देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कितने चैप्टर्स मिले टोटल? 3। इन 3 चैप्टर्स को आज मैं जड़ से नस्ते नाबूद करूंगा, मात्र 1 से लेके 1.25 घंटे के अंदर, समझ लीजिए। अब कितना फ़ायदा होने वाला आपका, इससे क्या भला होगा। तो पहला पॉइंट, इससे आपको 3 चैप्टर्स को एक साथ आप पढ़ेंगे, जिससे ये फ़ायदा होने वाला है कि जो बच्चे अभी तक नहीं भी पढ़े होंगे, कहीं पर नहीं पढ़े होंगे, वो अब यहाँ अगर देख लेंगे एग्ज़ाम से पहले, यानी कि 25 मार्च से पहले अगर इसको देख लेते हो तो आपका भला होने वाला है, पहली बात। सेकेंड थिंग्स क्या है, ये देख कर रखोगे तो आपको जो एग्ज़ाम से 2 दिन पहले मैंने अभी कहा कि मैं आपको एक मैराथन दूंगा, उस मैराथन में पूरी की पूरी बायोलॉजी क्लास 12th की आपको इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे, जो कि एज इट इज़ पेपर में देखने को मिलने वाला है। समझ में आई बात। तो ये जो 5 यूनिट वाइज लेक्चर होने वाला है, इसको गौर से देखिए। साथ ही साथ आप देखेंगे उसमें जो मैराथन होगा हमारा, उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा आप कुछ मत पढ़िएगा, इतना बहुत है आपके लिए। समझ में बात। तो चलिए बिना कोई लेट किए हुए इस चैप्टर्स को शुरुआत करते हैं, प्रभु का नाम लेकर के। बहुत ही मज़ा आने वाला है इसमें, ज़बरदस्त तरीके से पढ़िएगा। इसमें इतने क्रीम पॉइंट होंगे, इतने शॉर्ट नोट्स आपके सामने मैं दे रहा हूँ कि आप मुश्किल से 2 लेक्चर क्या कहेंगे, 2 स्लाइड में इसको समाप्त कर देंगे हम इस चैप्टर को। तो देखो कितना मजा आएगा। अगर आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो भी वो एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ यहाँ पे। क्लियर है? तो चलिए बेटा, बिना लेट किए हुए लग जाइए यहाँ पे, क्योंकि बिन किए कुछ जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों का संघर्ष कभी बेकार नहीं होती है ना। तो यहाँ पर आ जाइए।
अपने पूरे के पूरे जुनून को, जैसे आपने शुरू किया था शुरुआती दौर से, फर्स्ट डे से, अब आज भी ऐसे ही लगातार लगे रहेंगे जब तक कि आपका फाइनल एग्जाम समाप्त नहीं हो जाता बोर्ड का। ठीक है, आइए देखिए चैप्टर्स का नाम दिया बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। इसमें मैं सबसे पहले बात करूंगा, आपके सामने मैंने एक स्ट्रक्चर दिया है जो कि एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स है। समझिए फ्लावर्स है क्या। सबसे पहले तो मैं इस स्ट्रक्चर्स को समझाने से पहले मैं आपको फ्लावर की अहमियत बता देता हूँ कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फ्लावर। जैसे आज के प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे यूट्यूब पे काम करने वाले हैं, लेकिन कुछ का ग्रोथ बहुत स्लो चलता है, कुछ का ग्रोथ बहुत ही हाई चलता है, बहुत ही स्पीड से चलता है। वो क्यों चलता है? क्योंकि उनका एक फेस वैल्यू बन चुका है। भाई फेस वैल्यू है तभी ना तुम खांस देते हो कसके से तो आपके मिलियंस में व्यूज़ पहुंच जाती है। क्यों? आपके फेस वैल्यू का कीमत है, वहाँ पे आपको लोग पहचान चुके हैं। यूट्यूब भी आपको फाइंड करता है कहाँ हो मुन्ना तुम भेजो कुछ, तो ऐसे ही उसकी फेस वैल्यू है। ठीक ऐसे ही फ्लावर का अपना एक वैल्यू है, समझ लीजिएगा इसको। मैंने कहा कि दोस्त फ्लावर, आप बच्चा जन्म लेता है, जब से माल्यार्पण के दौरान जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके कब्र तक फ्लावर ही फ्लावर है। जिस तरह से पंडित शादी भी कराता है, पंडित क्रियाक्रम भी कराता है। तो मैं थोड़ा जोड़ के लेकर चल रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए। हाँ मैं तो समझो ही साहब ये चैप्टर भी शुरू करें क्रियाक्रम, और हम कहाँ से ले आए हो हैं तो थोड़ा सा इसको गौर फरमाइए भाई। देखिए अब इसमें मैं आपको फ्लावर दे रहा हूँ, फ्लावर को पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ क्या है ये। देखो ये जो है सबसे पहले एक टिपिकल फ्लावर्स में क्या होता है, अगर वो फ्लावर हमारा बाइसेक्सुअल है यानी दोनों एक ही में होते हैं, मैंने एग्जैक्टली वही बना के रखा है। जैसे देखो ये जो एरिया है इसको स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। और ये जिस डंडी से जुड़ा रहता है इस फिलामेंट को क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, जो कि सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसका प्रॉक्सिमल भाग कहीं ना कहीं पेटल से या थैलेमस से जुड़ा रहता है। ये होता है स्टाइल। क्या होता है? स्टाइल। जो पॉलन ग्रेन होता है ये इसका लैंड फॉर्म होता है, यहीं पर लैंड करता है वो, जैसे हेलीकॉप्टर लैंड करता है ना, ऐसे ये पॉलन ग्रेन लैंड करता है। ये सरकते हुए इस स्टाइल से होता हुआ इस गगरी में आ जाता है। गगरी को क्या बोलते हैं? गगरी को ओवरी कहते हैं। मैंने लिखा है, हाँ लिखा है, ओवरी लिखा है। इस ओवरी के अंदर एक पड़ा रहता है ढेला। ढेला में होता है कि पत्थर की तरह एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है ओव्यूल। हालांकि ये दोनों बेचारे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इनके क्रियाक्रम दूसरे टाइप के हो जाते हैं। ये बन जाता है फ्रूट में और ओव्यूल बन जाता है सीड में। तो ये होता है कब? आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ये जो नीचे जो ग्रीन वाला भाग होता है ये सब इसको बोलते हैं सेपल। ये ऐसा सेपल है जो फ्लावर की बडिंग अवस्था में इसको प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित करता है। जब देखा होगा आपने, जब जिसको आप कहते हैं कली है, अभी तो फूल खिला ही नहीं, कली है, कली ऐसा बंद रहता है, ग्रीन कलर का होगा, और ये जब खोलता है तो इसके अंदर से कलरफुल दुनिया निकलती है फ्लावर का। तो ये जब तक ग्रीन अवस्था है, बंद है, इस बंद वाले भाग को बोलते हैं सेपल। इसकी यूनिट क्या होती है? तो सेपल है। ऐसे देखेंगे कलरफुल दुनिया जो होता है, जिसको रंगीन भाग जो फ्लावर का होता है उसको बोलते हैं पेटल के नाम से जाना जाता है। मैंने लिखा ये देखो पेटल, ये मैंने दिखाया, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखिएगा, ये पेटल है और ये नीचे पेडिसिल होता है, और जिस पर ये टिका रहता है, मतलब टिका ही रहेगा, उसको बोलते हैं थाइलेमस कहा जाता है। अब इतनी रिसेप्टिकल है थाइलेमस। ये बात मेरे हिसाब से आपको फ्लावर के बारे में समझ में आ गई होगी। अब मैं थोड़ा सा यहाँ से देखता हूँ। देखिए फ्लावर एक एस्थेटिक है जो कि महक देता है, ऑर्नामेंटल है, सेंट निकलेगा, इसको सोशल रिलीजियस के रूप में जाना जाता है। यानी कि प्रकार से फ्लावर इज द इंडिकेट फॉर द लव के लिए भी। आप होता है ना कि आप लेके फ्लावर भंगी की तरह खड़े रहते हो, और अगर वो आप एक्सेप्टर हुआ तो ठीक है, अदरवाइज रिजेक्टर हुआ तो फ्लावर ऐसे मुरझा जाएगा, ज़िंदगी साफ, आपको ऐसा लगेगा। बट ऐसा नहीं, उसके बाद की दुनिया और भी ज़बरदस्त होने वाली है। तो ये चीज़ें यहाँ समझिएगा, है ना। राजा बनो, राजा बनोगे तो इन जो अफेक्शन जो आपके अगल बगल सराउंडिंग में घूमते हैं इससे आप दूर रहोगे। और राजा ये नहीं है कि मुकुट धर लो और मोनार्ची स्टेज आ जाए और मज़ा आने लगेगा, सही शासन चले, नहीं, खुद से इंटरनली राजा महसूस अपने आप को करो। समझ गए हो? ये जैसे कि वो आपके अवधोजा जी कहते हैं, उनकी लाइन सुना करो, बड़े मोटिवेटेड हो, तो मैं खुद मोटिवेट रहता हूँ उनकी बातों से, मज़ा आता है सुन करके, आप भी सुना करो। देखो ये सोशल रिलीजियस के रूप में है, धार्मिक कार्यक्रम में भी यूज़ किया जाता है। कल्चर वैल्यू इसका अपना होता है, भाई कल्चरल वैल्यू है, फुल कर माला है या कहीं पर मान लीजिए पूजा पाठ हो रहा है वहाँ पर लगता है। साथ ही साथ इसके 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट का नाम बता देता हूँ, लिखा है कि नहीं लिखा है, नहीं लिखा तो जान लीजिए। कैलिक्स, ये देखो यहीं से बताता हूँ, कहाँ गया ये कैलिक्स को, यानी सेपल, कैलिक्स, करोला यानी कि पेटल्स, ये एंडोसियम
यानी कि हो जाता है एंड्रोसियम में कितने भाग हैं भैया, तो एक है एंथर, एक होता है फिलामेंट, ये क्या कहलाते हैं, मेल पार्ट है, एंड्रोसियम कहते हैं। गाइनोसियम में कितने भाग हैं, एक भाग ये है स्टिग्मा, दूसरा ये भाग है और तीसरा ये ओवरी वाला भाग है। तो ये 3 पार्ट मिलकर फीमेल पार्ट यानी गाइनोसियम बनाते हैं। तो दिस इज द 4 पार्ट ऑफ द फ्लावर, टिपिकल फ्लावर्स इन एंजियोस्पर्म। क्लियर। अब आगे देखो क्या कहते हैं ये लोग, कहते हैं कि दोस्त जो एंथर है ना वो बाइलोब्ड होता है, यानी इसे घप्पा की तरह रहता है, 2 भाग में, 2 चैम्बर में टाइप का, तो ये बाइलोब्ड होते हैं, इसलिए डाइथिकस बोलते होंगे आप लोग इसको। अब इसमें होगा क्या, एक चीज़ और समझिएगा। अब हम जैसे मेल वाले का पहले थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं अलग तरीके से। स्टेमन कहा जाता है इसको, या मेल पार्ट कहिए, या माइक्रोस्पोरेंजिया कहिए, तो पॉलन ग्रेन के, तीनों नाम एक ही है, ध्यान रखिएगा। क्या होते हैं, एक इसमें स्टेमन होता है, इसके यूनिट है ये, फिलामेंट और एंथर 2 भाग से बने होते हैं ये। और यहाँ पर होता क्या है, हो सकता है कि इसकी जो साइज हो या उसके जो नंबर हो वो वेरी कर सकते हैं, अलग अलग बदल सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। किसी किसी में 5 होते हैं, किसी में 6 होते हैं, किसी में 10 होते हैं, अलग अलग अवस्था में पाए जाते हैं। कहीं 2 एक साथ जुड़े रहते हैं, 8 एक साथ जुड़े होते हैं, कहीं पर 9+1 अवस्था में होता है। तो अलग अलग फैमिलीज़ में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। बाइलोब्ड है इसलिए डाइथिकस कहा मैंने। 2 थीका पाए जाते हैं। जब इसका टीएस आप कर दो, ट्रांसफर सेक्शन करते हो, तो आपको 4 साइड मिलते हैं अंतर के, जिसको बोलते हैं टेट्रागोनल कहा जाता है। और उसमें आपको 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मिलते हैं। क्या मिलते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मिलते हैं। कहाँ पर होते हैं, एट द कॉर्नर ऑफ द ईच लोब, हर लोब पर माइक्रोस्पोरेंजिया मिल जाएंगे। तो टोटल कितने बने, अगर ईच लोब में 2 थीका, तो आप देखेंगे दोनों लोब में 2 दूनी 4 थीका, तो चारों थीका में 4 कॉर्नर पर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है। समझ में आई बात है। होता क्या है कि ये जो है ना, अब ये हमारा जो माइक्रोस्पोरेंजिया बेचारा बदल गया किसमें, पॉलन सैक में, पॉलन सैक बदल गया पॉलन ग्रेन में। ये बात समझ में आई। अब होता है एक अवस्था माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया होता क्या है, तो देखिए इसका एक आउटर सर्कुलर आउटलाइन होता है इसका, जिसके बाहर आप देखेंगे तो आपको कई सारे लेयर्स मिलेंगी। 4 लेयर मिलती हैं, देखिएगा 4 वॉल लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीलियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। इन तीनों का काम ज़्यादा कुछ नहीं, ये बेचारे रखवाली करते हैं जब तक पॉलन ग्रेन बड़ा ना हो जाए, यानी मदद करता है, उसको प्रोटेक्शन देता है और साथ ही साथ उसको डाइजेशन करने में मदद करता है बेचारा। ये टेप्टम कहाँ गया, टेप्टम इज़ द हेल्प फॉर द नरिश ऑफ द पॉलन ग्रेन, इसको एनर्जी देता है कि बेटा तुम बड़े हो जाओ, तुम ग्रोथ कर जाओ, तब तक ये जिंदा रहेगा, एनर्जी देता रहेगा और नरिशमेंट। और ये देखिए पॉलन को नरिशमेंट देता है। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस क्या भाई साहब, देखिए स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है, जैसे कनेक्टिव टिश्यू मैंने दिखाई, ये देखो यहाँ पर ये कनेक्टिव टिश्यू है ये वाला, तो यहाँ पर क्या होता है, भरे रहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, समझिएगा इसको। इसमें देखो ये बाहर वाला एपिडर्मिस है, ये अंदर वाला थोड़ा एंडोथीलियम है, ये बीच वाला मिडिल लेयर दिखाया मैंने, ये हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू होता है जो कि पॉलन मदर सेल के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये इसके पास इतनी क्षमता है कि ये पॉलन ग्रेन बना सकता है, ये चीज़ें होती हैं। और ये इस प्रकार से पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर दिखाया गया, ये 2 लोब में बटा, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो बाइलोब्ड हो गया यहाँ पर एंथर। ये बात समझ में आई। फिर देखिए क्या करते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू जो है इसको पॉलन मदर सेल भी कहा जाता है, इसमें मियोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक डिवीजन के दौरान ये क्या बनाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है, 4 एक साथ बनाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड के रूप में जाना जाता है। जो कि क्या होता है, डेफिनेशन मैंने लिखा, देखिए फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर कहाँ से, फ्रॉम द पॉलन मदर सेल थ्रू द मियोसिस डिवीजन। ये बात समझ में आई। तो इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। होता क्या, जब मेच्योर्ड होता है, यानी कि एट द मेच्योरिटी ऑफ द एंथर, यही माइक्रोस्पोर कन्वर्ट हो जाता है पॉलन ग्रेन में। अब माइक्रोस्पोर किस में बदल गया भाई साहब, पॉलन ग्रेन में। कब, जब ये मेच्योर्ड हो गया, समझिए इस चीज़ को। अब ये बदल गया इसमें पॉलन ग्रेन में। लगभग एक माइक्रोस्पोरेंजिया में देखा जाता है कि थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, यानी ईच माइक्रोस्पोरेंजिया, दैट इज़ अ वेरी लार्ज नंबर है ये भाई साहब। फिर देखिएगा अब इसमें पॉलन ग्रेन क्या है, पॉलन ग्रेन क्या करता है भैया, ये आप देखिएगा तो ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट्स करता है, मेल गैमेटोफाइट को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट्स करता है। सही है, बता देना। जैसे हिबिस्कस ले लीजिए, गुड़हल, चाइना रोज आप देखते होंगे, आप उसके फ्लावर्स को कभी आप टच करेंगे तो उसके जो पॉलन ग्रेन है ना, आपको दिखाई पड़ेंगे, आपके फिंगर में चिपक जाएंगे। वो भी कैसे होते हैं, एलोइस पाउडर का होता है। तो एलोइस पाउडर ऑफ पॉलन ग्रेन आपको अटैच हो जाएगा, आपके हाथों में चिपका रहेगा। व्हेन यू डिप योर फिंगर इन द वाटर, यू कैन ऑब्जर्व द पॉलन ग्रेन स्विम इन द वाटर, उसमें तैरते मिल जाएंगे आपको। तो ये अवस्थाएं आप नेकेड आई से भी मेजरमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं उसके बारे में, समझिए बात को। फिर देखिए क्या साइज है, 25 से 50 मिलीमीटर जो इसका होता है, माइक्रोमीटर जो है, ये 25 से 50 डायमीटर होता है पॉलन ग्रेन का। जिसकी क्या क्वालिटी होती है, इसमें पॉलन ग्रेन में
एक तो आउटर वाला एरिया हार्ड होता है, बाहर वाला हार्ड होता है, जिसको क्या कहते हैं, एक्साइन लेयर कहते हैं। ऊपर जो है माइक्रोपाइलर एंड पर थोड़ा सा खुला रहता है, क्योंकि वहाँ पर स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाता है, इस वजह से उसको जर्मपोर कहा जाता है, समझिएगा। और ये अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त लेयर है, इसको तोड़ने के लिए इस स्पोरोपोलिन को अभी तो कोई पैदा नहीं हुआ, इसीलिए बहुत ही रेजिस्टेंट है ऑर्गेनिक मटेरियल के द्वारा। और नो एंजाइम, नो टेम्परेचर, नो एसिड, नो बेस कैन बी डिग्रेड टू इट, कोई तोड़ ही नहीं पा रहा, तो यानी कि उसकी ताकत ज़्यादा है। अंदर वाला क्या है, अंतर वाला क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि उसमें जर्मपोर की वजह से थोड़ा सा गैप नहीं होता, वो कंप्लीट माना जाता है, ठीक है ना। ये कंटिन्यूअस है, सेलुलोज और पैक्टिन से बना होता है, जिसमें साइटोप्लाज्म भी होता है पोलन ग्रेन का, ये क्या होता है, सराउंड हो जाता है पोलन मेम्ब्रेन से, समझिएगा। सॉरी, जो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चारों तरफ से कौन घिर जाता है, तो घिर जाता है साइटोप्लाज्म किसका, पोलन ग्रेन का। जैसे घिर जाता है तो आप देखेंगे कि एट द मेच्योरिटी, जब पोलन ग्रेन मेच्योर हो जाता है तो 2 सेल में बढ़ जाता है। कितने सेल में, 2 सेल में। 2 सेल का नाम क्या है, मैंने दिखा है यहाँ पर, देखिए, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल, शॉर्ट फॉर्म नहीं, लेकिन आपको समझने के लिए काम रखा है। होता क्या कि वेजिटेटिव सेल काफ़ी बड़ा होता है, वेजिटेटिव सेल इज़ द लार्ज, और लार्ज होने के साथ साथ देखो बिग है, इसमें रिजर्व फूड मटेरियल ज़्यादा पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियस भी बड़े होते हैं, बिग होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन जनरेटिव सेल क्या होता है, स्मॉल होता है, फ्लोट करता, तैरता है, कहाँ पर तैरेगा, ऑन द वेजिटेटिव सेल, क्योंकि वेजिटेटिव सेल तो बड़ा है, उसी में जबंग 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 घूम रहा है, ये अपना बेचारा मौज काट रहा है। 60% पॉलन ग्रेन हमेशा 2 सेल के होते हैं। 60% पॉलन ग्रेन इन एंजियोस्पर्म आर द 2 सेल्ड, बट 40% की कहानी दूसरी है, 3 सेल्ड हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जनरेटिव सेल जो हमारा होता है, जो अभी छोटा वाला था, इसमें इतनी मजाल है कि ये जाता है माइटोटिकली डिवाइड करता है, और जैसे डिवाइड करता है तो 2 सेल और बना देता है। एक वेजिटेटिव पहले से था, 2 ठो झौवा भर का और आ गया, तो एक वेजिटेटिव और 2 ठो जनरेटिव डिवाइड किया माइटोटिकली, तो 1 और 2 मिल करके कितना हो गया लल्ला, 3। अब 3 सेल बन गया 40% में, ये रियल है, इसका ध्यान करिए। ये कहाँ पर यूज होता है, तो देखो पॉलन ग्रेन जो होता है एलर्जीज के रूप में होता है, या ब्रोंकियल एप्लीकेशंस में यूज होता है। कुछ तो बहुत ही खतरनाक जो क्रोनिक यहाँ पर होते हैं ना, क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर इसको कहा जाता है। जैसे किसी को आस्थमा हो जाता है, आस्थमा में भी इसका यूज़ किया जाता है, ध्यान रखिए। ब्रोंकाइटिस, वहाँ पर भी तगड़ा यूज होता है। तो ये सब चीज़ें वहाँ होती हैं। वेस्टर्न कंट्रीज जो होती है वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, टैबलेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं मुन्ना, टैबलेट खाते हैं, और साथ ही साथ सिरप भी पीते हैं। सिरप बना लिया, ढकोस लिया, पी लिया, धक 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 अंदर, और सारा बीमारी दूर। तो ये पॉलन ग्रेन बड़ा खतरनाक है, बड़ा काम करवाता है। तो ये सारी चीज़ें, अच्छा देखो, इसको एक जगह 2 जगह नहीं दी जाती। जैसे जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं उनमें यूज़ नहीं करने को अलाउ नहीं होता उनको, या जो हमारा हॉर्स होता है, जो स्पोर्ट हॉर्स होता है, उसको भी अलाउ नहीं किया जाता है। तो इन दोनों के लिए इसको प्रतिबंध कर दिया गया है। तो फिर देखेंगे इसमें क्या बताया गया, सिरप हो गया। हाँ, इसकी एक वायबिलिटी होती है, कॉम्पेटिबिलिटी अलग है, वायबिलिटी अलग है। वायबिलिटी मतलब होता है कितने समय तक पॉलन ग्रेन अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा। अगर निकल गया है, फ्यूज नहीं किया है किसी के साथ, तो कब तक जिंदा रहेगा। कुछ स्पीसीज में अलग अलग होगा। जैसे मैं कुछ सीरियल्स का नाम बताऊं, जैसे राइस है, जैसे वीट है, इन सब के केसेस में आपको दोस्त मिलेगा मात्र 30 मिनट, 30 मिनट्स, दैट्स ऑल फॉर द लाइफ ऑफ द पॉलन ग्रेन, दैट इज द वायबिलिटी। इसको वायबिलिटी कहा जाता है। बट इन द केस ऑफ किसमें, बट इन द केस ऑफ द रोजेसी, सोलेनेसी एंड लेगुमिनेसीज फैमिलीज, इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर फॉर अ मंथ तक वो रहता है, जिंदा रहता है। तो ये चीज़ इसके सर्वाइव करने की है। एंड लिक्विड माइनस, लिखो लिक्विड नाइट्रोजन, यानी कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड अब लिक्विड नाइट्रोजन पर इसको आप प्रिजर्व कर सकते हैं, इसको सुरक्षित रख सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। किस लिए, फॉर द क्रॉप ब्रीडिंग के लिए। आप जो मनमानी चाहिए उस पॉलन ग्रेन को आप फ्यूज कराइए और फसल को ग्रो करा सकते हैं। तो इसको यूज़ किया जाता है एज अ पॉलन बैंक के रूप में। जैसे ब्लड बैंक में जाते हैं तो ब्लड ले आते हो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको चाहिए, ऐसे पॉलन बैंक में जाओगे तो पॉलन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, और जो डिमांड आपकी है वहाँ से आप लीजिए और फिर अपना काम आगे करिए फॉर द क्रॉप ब्रीडिंग के लिए। क्या मुन्ना बात समझ में आ रही है? तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मैं खेला बताता हूँ। चलिए भैया, अब इसमें थोड़ा सा और कुछ इंपॉर्टेंट बात हम समझेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा है कि फीमेल पार्ट जो कि पिस्टिल, या इसको मेगास्पोरेंजिया कहते हैं, या इसको एम्ब्रियो सेक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मेल पार्ट आपने क्लियर समझा। फीमेल पार्ट में क्या होता है, देखिए दोस्त, क्या होता है कि जो फीमेल पार्ट होता है ना, इसको हम पिस्टिल के नाम से जानते हैं, या कार्पिल भी कहते हैं। अब होता क्या है, स्टाइल, ओवरी, ये सब इसके भाग होते हैं, मैंने भी आपको बताया है, ठीक है ना।
अब ओव्यूल भी इसी का भाग होता है, मैं बताया था अभी ओवरी भी इसी का भाग है। होता क्या है कि इस ओवरी के बीच में एक ओवेरियन कैविटी पाई जाती है, ठीक है ना, ओवेरियन कैविटी, जैसे मैं भी आप समझाऊंगा आगे। ओवेरियन कैविटी होती है जिसको लॉक्यूल कहते हैं। जैसे मान लेता हूँ मैं आपको थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे देखो, जैसे मान लो भाई कि ये ऐसे इस तरह से मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखो ये जो है ना एक ओवेरियन कैविटी है। क्या बना दिया मैंने इसको, ओवेरियन कैविटी बना दिया है। इस ओवेरियन कैविटी, यही मैंने लिखा है देखो कि ओवरी के अंदर क्या होता है, एक ओवेरियन कैविटी होता है जिसको मतलब लॉक्यूल भी कहा जाता है, और इसी लॉक्यूल पे क्या अंदर होता है, प्लेसेंटा। अब इसके अंदर क्या रहेगा, इसे प्लेसेंटा, ठीक है ना, यानी ये मैं अलग से दिखा रहा हूँ, ये प्लेसेंटा हो गया जो कि ओवेरियन कैविटी में है, ये प्लेसेंटा है। और फिर होता क्या है कि इस प्लेसेंटा से लिखा कि वन ओव्यूल इन ओवरी, एक ओवरी में हालांकि एक ओव्यूल ही पाए जाने की संभावनाएं होती हैं। किस केस में, विट में है, टिटका मेस्टिबम में, और राइजा सटाइवा राइस में, मैग्निफेरा इंडिका मैंगो में होता है, ये समझिए। अच्छा होता क्या है, इसी प्लेसेंटा से आपको यहाँ पर ऐसे एक स्ट्रक्चर नजर आएगा जिसको मेगास्पोरेंजिया कहते हैं, या इसी को ओव्यूल कहा जाता है। जिससे जुड़ा हुआ है ना, इसको बोलते हैं फ्यूनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फ्यूनिकल कहा जाता है, अभी आगे मिल जाएगा आपको, फ्यूनिकल कहते हैं। और ये दोनों आपस में जहाँ ज्वाइन करते हैं उसको हाइलम के नाम से जानते हैं। देखो अगर एक ओव्यूल है ओवरी में, इस केस में अगर बहुत सारे ओव्यूल पाए जाते हैं ओवरी में, पपाया में, वाटरमेलन में, ऑर्किड्स में पाया जाता है, ठीक है, आगे समझिएगा। फिर दिया है कि जो फ्यूनिकल क्या है, देखो दे दिया यहाँ पे, अभी मैंने जो बताया था कि ओव्यूल से जब प्लेसेंटा जुड़ा रहता है उस स्टाक का नाम क्या होता है, फ्यूनिकल कहते हैं, जो भी वहाँ समझाया मैंने। और हाइलम क्या है, हाइलम जहाँ ओव्यूल और फ्यूनिकल जहाँ फ्यूज कर जाते हैं, जैसे ये ओव्यूल निकला हुआ है, ठीक है, और जो ये फ्यूनिकल वाला भाग है, ये स्टाक, ये जहाँ फ्यूज कर रहा है उस एरिया को क्या कहते हैं, हाइलम के नाम से जानते हैं, समझिएगा, इसको हाइलम कहते हैं। और होगा अगला पॉइंट में ये समझेंगे हम लोग कि बहुत जो ओव्यूल होता है ना, ओव्यूल के बाहर बहुत सारी कवरिंग पाई जाती है, एक या एक से ज़्यादा लेयर में भी हो सकते हैं, जिसको इंट्यूमेंट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्यूमेंट्स कहते हैं। हालांकि टिप वाला क्षेत्र छोड़ देता है, टिप यानी ऊपर के एरिया पे नहीं होगा क्योंकि वहाँ माइक्रोपाइलर एंड होता है, ठीक है, तो वो नहीं होगा, उसके अपोजिट्स में आपको चैलेंजर एंड मिल जाता है। और इनके बीच में एक मॉस ऑफ सेल दिखाई पड़ेगा जिसको आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। उसी के अंदर क्या होता है, इनसाइड द इंट्यूमेंट, इंट्यूमेंट्स के यहाँ पर आप देखेंगे इनसाइड में क्या होता है, ये पाए जाते हैं। अच्छा इसमें रिजर्व फूड मटेरियल जो न्यूक्लियस में बहुत पाए जाते हैं, ये भी देखिएगा, एनर्जी का सोर्स है एक प्रकार से। एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ पे मौजूद है, फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। अच्छा न्यूक्लियस में क्यों है, क्योंकि रिजर्व फूड मटेरियल है। अब उस एम्ब्रियो सैक को यानी कि ओव्यूल को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। अब वो माला ही माल हो जाएगा, बड़ा एनर्जी ले लेगा और डेवलप करेगा अपने आप को। वन ओव्यूल एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको देखने को इस प्रकार से मिलते हैं। अच्छा एक ओव्यूल से ही अगर एम्ब्रियो सैक बन रहा है तो मोनोस्पोरिक भी कहा जाता है, ध्यान देना, तो ये आगे जब आएगा तब बताया जाएगा। अब देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, जैसे वहाँ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखा था, फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर लाइक दैट हियर, फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर फ्रॉम द एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल से। अब मेगास्पोर मदर सेल से बनता है और डिवीजन मियोटिक चलेगा, 4 बनेंगे, 4 में क्या होगा, एक फंक्शनल होगा, 3 बेचारे डिजेनरेट कर जाते हैं, बेकार हो जाएंगे, और यही जो डेवलप करेगा एक फंक्शनल वाला क्या, मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगा, क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। पूछा जाएगा क्या 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन जो हुआ है ये सब मिलके बनाते हैं एम्ब्रियो सैक, या एक फंक्शनल वाला ही एक रिस्पॉन्सिबल होता है टू द डेवलप ऑफ द एम्ब्रियो सैक और द फीमेल गैमेटोफाइट। फिर देखेंगे क्या होता है, जैसे मान लेता हूँ कि इसमें एक हमारा ये सेल था, फंक्शनल था, इसमें माइटोटिक डिवीजन चला, डबल हो गया, फिर चला 4 हो गया, फिर 8 स्टेज पर आ जाता है, यानी ये कंटिन्यू चलता रहेगा, इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं, ठीक है। जब 8 स्टेज वाले अवस्था पे आता है, न्यूक्लिएटेड अवस्था में जहाँ 8 हो जाते हैं, तो वहाँ सिंगल सेल वॉल फॉर्म हो जाती है, एक सिंगल सेल बन जाती है, और वही माना जाता है कि अब यहाँ से फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। 6 टोटल 8 बने, अभी मैंने आपसे बताया। 8 में 6 क्या करते हैं, देखो 6 ऑफ 8 ये सराउंडेड हो जाते हैं, घिर जाते हैं सेलवाल से, सेलवाल से घिर गए, तो 8 में 6 को बता दिया सेलवाल से घिरा, 2 बचा है भी, 2 क्या बनाएगा, एक पोलर न्यूक्लियाई बना देता है, क्या बनाएगा, पोलर न्यूक्लियाई, ध्यान देना अभी सब काम आएगा आगे। फिर देखो अभी हमारे पास 3 यहाँ पे खर्च हुआ, 2 वहाँ पे 5, अभी 3 बचा, देखो 3 सेल कहाँ चले गए, माइक्रोपाइलर एंड पर, जिसको एग ऑपरेटस के नाम से जानते हैं। 3 कहाँ चले गए, माइक्रोपाइलर एंड पर, जिसको एग ऑपरेटस कहते हैं। उसमें क्या होता है, इसमें 2 सिनर्जिड सेल्स होते हैं और एक हमारा एग सेल होता है। एक क्वेश्चन आता है कि सिनर्जिड सेल्स के अंदर एक स्ट्रक्चर्स पाया जाता है जिसका नाम क्या है, तो फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर्स कहा जाता है।
एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फीलिफॉर्म स्ट्रक्चर्स बेटा? तो ये क्या करता है, इट गाइड टू द पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब के आने का एक माध्यम, एक रास्ता है, वहीं से होता वो आता है। तो ये भी ध्यान रखना यहाँ पे, समझिए बात को। आगे देखिए इसमें, अब देखो क्या बताया गया इसमें कि दो सिनर्जिस, एक एक्सेल हो गया, 3 सेल अब हमारे कहाँ चले गए, वो एंटीपोडल पे भाग गए, उनका काम वहाँ पे रहेगा, एंटीपोडल पे गए। बाकी लार्ज जो सेंट्रल बीच में सेल होता है, यहाँ पोलर न्यूक्लियाई होता है, जो कि एट मैच्योरिटी के दौरान आप देखेंगे जब हमारे एम्ब्रियो सेल मैच्योर्ड हो जाता है तो वहाँ पर 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड, कभी कभी ये आते हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं कई मरतबा बोर्ड में कि 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल ऑफ एम्ब्रियो सेल एक्सप्लेन करना है। अब ये आप ध्यान रखिए कि यही से पूछा गया। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए अब आते हैं अगला टॉपिक, पॉलिनेशन। आप जानते हो ट्रांसफर ऑफ द पॉलिन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कैसे होते हैं बेटा? तो इसको आपको पता होगा कि अलग अलग तरीके इसके होते हैं, जिसमें ऑटोगेमी होता है, सेम फ्लावर होगा, फ्लावर का एक ही में मेल एक ही में फेल, दोनों आपस में खेल बनाते हैं, उसके बाद कारनामा शुरू हो जाता है। ऐसी अवस्था में एक चीज़ रिक्वायर्ड होती है, सिंक्रोनी होना चाहिए। अगर इस सिंक्रोनी अवस्था नहीं है तो ये इट कैन नॉट बी फ्यूज्ड, बिकॉज इसका मतलब ये होता है कि जब वो एक्टिव रहे तो अगला फीमेल भी एक्टिव होना चाहिए, ताकि दोनों के आपस में जो गैमेट्स हैं वो रिलीज हो सके और फ्यूज कर सके। तो सिंक्रोनी अवस्था होनी चाहिए। दूसरा है जिटनोगेमी। जिटनोगेमी कहता है कि अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, एक ही प्लांट है लेकिन फ्लावर अलग अलग टहनी के आ गए हैं, दोनों फ्यूज कर रहे हैं, उसका मेल उस फ्लावर का फीमेल, दोनों फ्यूज कर, दैट कॉल्ड इज द जिटनोगेमी। होता क्या इसमें फंक्शनली, इसमें ये फंक्शनली अगर देखेंगे तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्योंकि भाई अलग अलग हो रहा है, क्योंकि एक फूल में तो है नहीं दूसरे में चलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन है। लेकिन अगर आप जेनेटिकली देखेंगे तो ये ऑटोगेमी ही है भाई, एक ही प्लांट है तो ऑटोगेमी की अवस्था दिखा रहा है इसमें, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन थोड़ा फंक्शनली देखा जाता है। ये समझ में बात है? आगे देखिए तीसरा, अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। देखो हमने कहा कि सर ये तो आपने बता दिया, हाँ एक चीज़ मैं आपको बताने वाला था। देखो सिंक्रोनी अवस्था तो आपने समझ लिया होगा, यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिएगा, कुछ फ्लावर्स हैं जैसे वेवला, ऑक्जेलिस, पेंसी के नाम से भी है, कॉमेलिना, ये 3 ऐसे प्लांट्स या फ्लावर्स होते हैं जिसमें 2 तरीके के फ्लावर निकलते हैं। इन प्लांट्स में क्या होता है, 2 तरीके के फ्लावर्स क्या करते हैं, चेस्मोगेमस। चेस्मोगेमस कहता है कि ये ओपन रहता है फ्लावर, खुला घूम रहा है फ्लावर, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा, कहीं से आओ बेटा तुम लेकर के अपने पॉलिनेशन को छेड़ियो मेरे ऊपर, ये हो जाता है। अर्थात जैसे रोज है, हिबिस्कस है, सनफ्लावर है, इनके केसेस में आप देखेंगे तो चेस्मोगेमस फ्लावर की एक्टिविटी का काम कर रहे हैं। अगला दूसरा फ्लावर क्या करता है, क्लेस्टोगेमी। क्लेस्टोगेमी क्या करता है, ये फ्लावर क्लोज हो जाता है। भाई जब क्लोज हो गया तो बाहर से आने का रास्ता क्या हो गया, बंद हो गया, तो जाहिर सी बात है सल्फाई करना पड़ेगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। जैसे पी है, पैंसी है, मूंगफली है, ग्राउंडनट जिसको आप कहते होंगे, ये भी इसमें है। फिर आता है हमारा दूसरा, पहला हमारा ऑटोगेमी क्लियर हो गया, ऑटोगेमी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें थी, क्लेस्टो और जिट, ये सारी बातें आपने देख लिया होगा। अब मैं बताने वाला हूँ जिटनोगेमी क्या है। सेकंड जिटनोगेमी, अभी मैंने बताया कि अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, एक प्लांट है लेकिन फ्लावर उसके अलग अलग हो जाएंगे, फंक्शनली हमारे क्रॉस होते हैं, जेनेटिकली हमारे कैसे होते हैं, ऑटोगेमी होते हैं। फिर देखिए तीसरा है जीनोगेमी। जीनोगेमी में एक चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें डिफरेंट प्लांट होगा, एक मैंगो का ट्री यहाँ है, दूसरा कहीं दूसरे जगह है, तो दोनों आपस में अलग अलग फ्लावर्स में उड़ के जाकर वहाँ पर फ्यूज कर लें, इसको बोलते हैं क्या, जीनोगेमी कहा जाता है। इसमें एजेंट्स क्या होते हैं, एजेंट्स मतलब जो ले जाने वाले होते हैं, तो कौन ले जाएगा, एक होगा जो बायोटिक लिविंग होगा, एक होगा नॉन बायोटिक यानी एबायोटिक होगा। हवा, पानी, है ना, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब चीज़ें उड़ा के ले जाने वाले काम होने, सब निर्जीव हैं, तो ये सब क्या करते हैं, इसको ले जाते हैं। ऐसे कुछ बहुत सारे सजीव हैं, यानी कि लिविंग हैं, कुछ नॉन लिविंग है, ये दोनों पॉलिन को उठा करके ले जाते हैं। बर्ड्स के द्वारा है, इंसेक्ट के द्वारा है, डॉग्स के द्वारा है, हवा है, वाटर है, ये तमाम चीज़ें इस तरह दिखाई जाती हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि जिसमें जो पौधा जो प्लांट जैसे लिली है वाटर में पाया जाता है तो क्या इसमें वाटर से पॉलिनेशन होगा, वाटर एजेंट्स होगा इसका, जी नहीं, कोई आवश्यक नहीं है। प्लांट्स रहते पानी में लेकिन इसके अपर भाग हवाओं में रहता है, विंड में रहता है, तो यहाँ विंड पॉलिनेशन भी हो जाता है, तो ये हो जाते हैं, होंगे कहीं और पे, और कहते हैं ना कि जिस खाना में खा रहे हैं उसी थाली में कूद रहे हैं, तो ये प्रोसेस भी देखने को मिल जाता है यहाँ पर। क्या बात, बायोटिक एबायोटिक। अब एक होता है आउट ब्रीडिंग डिवाइस। क्या है, देखिए आउट ब्रीडिंग डिवाइस ये होता है कि कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें कंटिन्यूस एक चीज़ होता है, कंटिन्यूस फ्लावर। अच्छा फ्लावर कैसा होगा, फ्लावर मैंने देखा हर्माफ्रोडाइट, ज़्यादातर एक में दोनों पाए जाते हैं। कंटिन्यूस सेल पॉलिनेशन, अपसे में घोंचे बहाए हैं ये, तो सेल पॉलिनेशन हो रहा है। रिजल्ट क्या होगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में हो जाते हैं, ये इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उस अवस्था में क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिस प्लांट शुड बी द डेवलप ऑफ मेनी डिवाइसेस, बहुत डिवाइस डेवलप करना पड़ता है, ठीक है। क्या करते हैं, जिससे वो डिस्करेज कर सकें सेल पॉलिनेशन को तोड़ सकें,
कि बेटा सेल्फ पॉलिनेशन मत करो, तुम्हारे अंदर कुछ ग्रोथ नहीं होगा, डिप्रेशन में चले जाओगे। तो इस अवस्था को आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन का पिस्टिल के पास आना अपने दोनों मेल गैमीट को कैसे एम्ब्रियो सेक में छोड़ जाता है और कैसे प्रोसेस को आगे बढ़ाता है, कैसे आपस में वो पिकअप करता है, कॉम्पेटेबल बना देता है और फाइनली फ्यूज कर जाता है। इसको पॉलन पिस्टिल कहते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो होता है आप जानते हैं कि रिमूवल ऑफ द पॉलन या रिमूवल ऑफ द जो मेल पार्ट होता है उसको रिमूव कर लिया जाता है और उसके बाद में उसको बैगिंग किया जाता है, फिर टैगिंग करते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू योर डिजायर्ड उसमें ला करके प्लांट्स को या फ्लावर्स को डाल दिया जाता है, जिससे वो फ्यूज करके नया आपके सामने फ्लावर रिप्रेजेंट करता है। डबल फर्टिलाइजेशन, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम नवाज़ ने सन 900 में क्या किया था, एक एक्शन दिखाया था, जिस एक्शन फिल्म नहीं कहते हैं इसको। इन्होंने कहा था कि इन्होंने सिनगैमी करवाया, कहा कि जो फ्लावर होता है ना, जिस प्लांट में पॉलन जो आया है पॉलन ट्यूब, उसमें 2 मेल गैमीट है, समझिएगा। एक मेल गैमीट कहाँ जाकर फ्यूज करेगा, जाइगोट के साथ, जो कि एक ऑपरेटस पर पाया जाता है। मैंने कहा था 2 सिनर्जिड से गिरा है, तो एक तो एक सेल से फ्यूज करके जाइगोट बना, इस प्रोसेस को सिनगैमी कहते हैं। और यहाँ पर क्या गया, फिर हमारा होता क्या, एक तो वहाँ फ्यूज कर दिया, अब 2 हमारा यहाँ पर है पोलर न्यूक्लियाई है ना, जो सेंट्रल भाग होता है वहाँ पर फ्यूज करेगा। तो 2 वहाँ से किया, एक सेल से किया। कितने बार फ्यूज किया, इसको बोलते हैं ट्रिप्लॉइड कहते हैं या ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियाई से हुआ, एक एक्स सेल से हुआ, तो 2 पोलर हुआ और एक से हुआ, इसलिए हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और कितने बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक एक्स सेल के साथ हुआ, एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ, तो इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जो ट्रिपलॉइड कंडीशन की अवस्था में आपको दिखाई पड़ता। होता क्या है कि जब पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है तो एंडोस्पर्म बना देता है, और सिनगैमी जब होता है तो जाइगोट बना देता है। अब यहाँ पर ट्रिप्लॉइड हुआ, तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है यानी सेंट्रल सेल में जो पाया जाता है, ये क्या करता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल हमारा आगे जाकर एंडोस्पर्म बनाता है, फिर वो एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो भी आगे डेवलप करेगा तो सबसे पहले किस अवस्था में होगा, ग्लोबुलर शेप का होगा, हार्ट शेप का होगा, फिर मैच्योर्ड अवस्था में आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। हालांकि जब वो आगे डेवलप करेगा तो कॉटिलिडन्स पाए जाते हैं, उसमें बहुत सारे कॉटिलिडन्स होंगे, जिसमें रेडिकल्स भी होगा, जिसमें प्लूम्यूल्स भी होगा। रेडिकल्स रूट बनाएगा, प्लूम्यूल्स हमारा शूट बनाएगा, और ये हमारे अलग अलग लेयर से पाए जाते हैं। अच्छा, इसमें जो सीड बना होगा आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, मैंने पहले भी बताया था कि हमारा जो ओव्यूल होता है वो सीड में चेंज हो जाता है, जो फ्रूट होता है वो जो ओवरी होता है वो किसमें, फ्रूट में बदल जाता है। ठीक है, अब ये जो सीड आता है वो 2 तरीके का है, एल्बुमिनस भी होता है, नॉन एल्बुमिनस होगा, यानी जिसमें एंडोस्पर्म परसिस्टेंट बचे रह जाते हैं वो एल्बुमिनस हो जाता है, जिसमें बिल्कुल कंज्यूम कर लिया जाता है उस डेवलपमेंट के लिए, उसको बोलते हैं नॉन एल्बुमिनस के नाम से जाना जाता है। सही बात, देखो लिखा मैंने, परसिस्टेंस न्यूक्लियस इज नोन एज द पेरिस्पर्म, ये ध्यान रखना। जो न्यूक्लियस बच जाते हैं उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म कहते हैं। डॉर्मेंसी एक ऐसी अवस्था होती है जब सीड को डेवलपमेंट करने की अभी नौबत ना है, यानी कि वो भी डेवलप ही नहीं करना चाहता, एक इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं डॉर्मेंसी पीरियड कहते हैं। फ्रूट जो वाल होती है, फ्रूट वाल का नाम है पेरिकार्प के नाम से जाना जाता है। क्या होता है, 2 प्रकार से होता है, ट्रू और फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट जब इसका डायरेक्ट ओवरी से फॉर्मेशन हो रहा है फ्रूट का तो ट्रू हो जाता है, जब थाइलमस से हो जाता है यानी कि अदर देन ओवरी तो उसको क्या बोलते हैं, फॉल्स कहते हैं। फॉल्स फ्रूट में कौन है, जैसे स्ट्रॉबेरी है, कैश्यू नट है, एप्पल पाए जाते हैं। क्या समझ में आई बातें, तो यहाँ तक इसको समझिएगा। फिर आप समझ लीजिए बेटा, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ लेकिन फ्रूट बन गया, ऐसे केस को बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक कहते हैं। और पार्थिनोजेनेसिस वो एनिमल्स में भी देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ हो गई, सीड विदाउट द फर्टिलाइजेशन, सीड बन गया लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ऐसी अवस्था को बोलते हैं एपोमेक्सिस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, एपोमेक्सिस। तो ध्यान रखना, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्मेशन इज कॉल्ड द एपोमेक्सिस इन द केस ऑफ द एस्ट्रेसी फैमिली एंड किस में देखने को मिलेगा, ग्रास में देखने को मिलता है। क्या समझ में आई बात है, ये देख लीजिए, मैंने लिख भी दिया। ये होते कैसे हैं, बिल्कुल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह होता है, लेकिन मिमिक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्या बात सही है, चलिए आगे देखेंगे। इसी को हम बोल सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो विदाउट द फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। एक आता है लास्ट में देखिएगा, पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है। जब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है तो ऐसी अवस्था को क्या बोलते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। किस में होता है, सिट्रस में और मैंगो के केसेस में। क्या बात क्लियर है बेटा, तो इस प्रकार से ये हमारा पहला चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ। आई होप कि मज़ा आया होगा। अब आते हैं हम दूसरे चैप्टर की बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे किसका, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। चलिए इसका सॉल्व लीजिए फिर बताते हैं। चलिए अब इसमें हम देखेंगे बेटा, अगला चैप्टर होगा हमारा जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करता है। जैसा कि अभी आपने देख लिया कि फ्लावर में किस तरह से हम लोगों ने पूरी बात समझ ली है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट में था। अब देखेंगे ह्यूमन में रिप्रोडक्शन होता है क्या, उसकी वैल्यू है,
कहाँ पर मेल फीमेल्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, या कौन सा एक्सेसरी पार्ट होते हैं, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में समझेंगे। बहुत ही मैंने उसको कंसाइज किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैं इस चैप्टर को समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो ह्यूमन होता है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। अब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस मतलब इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ये सिंपल बात समझिए। इंटरनल बात कही, एक्सटर्नल बाहर, जैसे फ्लॉक के केसेस में क्या होता है, वाटर इज नीड, वहाँ ज़रूरत होती है, तो बाहर है। ह्यूमन्स इंटरनली फर्टिलाइज करता है जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। बीबी पेरेंट्स होते हैं जिससे इसमें बच्चों का फॉर्मेशन होता है, बच्चे बनते हैं, यंग वंस बनते हैं, गैमेट बनता है, मेल में स्पर्म्स, फीमेल में ओम बनते हैं। साथ ही साथ इसमें इंसेमिनाइजेशन होता है। इंसेमिनाइजेशन का मतलब होता है कि वेजाइनल ट्रैक्ट पर जो स्पर्म है उसको रिलीज करने को हम इंसेमिनाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन मीन्स द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। क्या बना होगा, जायगोट बना होगा जो कि बॉल ऑफ सेल होता है। अब ये क्या करता है, अलग अलग स्टेजेस में आते हैं, चाहे वो ब्लास्टोमर हो, ब्लास्टोसिस्ट हो या मारूला अवस्था में आते हैं। ये अलग अलग जो सिचुएशंस होते हैं, फाइनली ये जा करके यूटेरस के वाल पर डिपॉजिट हो जाते हैं, उसी पर रख जाते हैं। इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन कहा जाता है। पार्चुरेशन आप जानते हैं, द डिलीवरी ऑफ बेबी इज कॉल्ड एज द पार्चुराइजेशन, जो कि एक टाइम पीरियड इसका होता है जो कि 9 मंथ के दौरान इसको ऑब्जर्व देखा जाता है। फिर देखेंगे इसके दौरान बहुत सारे हार्मोन्स होंगे। अभी मैं आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान बता रहा हूँ कौन कौन से हार्मोन्स इसमें हेल्प करते हैं। फिर देखेंगे इसमें क्या होता है, कब ये स्टार्ट जब होता है, ओव्यूलेशन जब शुरू होगा तो उसको क्या बोलते हैं, मेनार्ज कहते हैं। जहाँ पर स्टॉप होता है जो कि 50 वर्ष की अवस्था, 45 से 50, मेनोपॉज कहा जाता है। क्या ये बात समझ में आई है? आगे समझेंगे इसमें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है दोस्तों। इसमें टेस्टिस होता है पेट में, एक्सेसरी डक्ट होगा, ग्लैंड्स होंगे, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया पाया जाता है, और साथ ही साथ इसमें स्क्रोटम जो होता है ये शरीर से बाहर होता है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए जाहिर सी बात है कि बॉडी के टेम्परेचर से जो स्पर्म यानी कैसा है, टेस्टिस का टेम्परेचर कम होता है, जैसे 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड उसका बॉडी से कम होता है। जैसे बॉडी 37 पे है तो वो 34-35 के करीब में होगी, जो कि हेल्प करेगा स्पर्म के फॉर्मेशन में। तो ये चीज़ें होती हैं। हमारे ईच टेस्टिस में आप देखेंगे तो 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। उस कंपार्टमेंट का नाम क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं, टीएल मैंने लिखा है, और जो कि 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स में बन जाते हैं, जिसका नाम होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के नाम से जाना जाता है। क्या बात यहाँ से समझ आई है? तो मैंने देखा टेस्टिकुलर लोब्यूल था, फिर बटा के इसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होता है इसके पास 2 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, एक इनसाइड में होता है, एक आउटसाइड में होता है। तो देखिए सबसे पहले तो इनसाइड ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के पास क्या होता है, मेल जेम सेल्स होता है, जिसमें मेयोटिक डिवीजन चलता है, वो स्पर्म का फॉर्मेशन कर देता है। दूसरा इसमें इनसाइड में होता है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या करता है, इसके द्वारा बने हुए स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है और उसको और ज़्यादा वेल डेवलप करता है। ये बात होगी इनसाइड में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का। अब इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाले सेल का नाम क्या है, तो बाहर में क्या होता है, आउटसाइड ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड एज अ, क्या कहा जाता है उसको, इंटरस्टिशियल स्पेस के नाम से जानते हैं, जो कि ब्लड वेसल्स होते हैं इसमें, और साथ ही साथ इसमें लीडिंग सेल्स पाए जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, ब्लड वेसल्स और लीडिंग सेल्स पाए जाते हैं। फाइनली हम ये बताएंगे इसमें दोस्त कि जो ये हमारा टीएच है, यानी टीएच मतलब क्या था, अभी मैंने आपको बताया था। अब ये क्या करेगा, यहाँ से बहुत सारे टेस्टिस हार्मोन्स में निकलेंगे, जैसे कौन कौन, जैसे एंड्रोजन है आपका निकल जाएगा। इसमें मेल एक्सेसरी डक्ट में क्या होता है, जैसे रीटी टेस्टिस है, वासा एफ्रेंसिया है, एपिडेडमिस है, वास एफ्रेंस होता है, वास डिफरेंस होता है। ये तमाम चीज़ इसके क्या एक्सेसरी हैं, जो डायरेक्ट मदद तो नहीं करते लेकिन डायरेक्टली कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। ये सही है। अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर और अंदर के सेल्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब क्या ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल अब आगे खुलेगा? बिल्कुल खुलेगा। ये जाएगा रीटी टेस्टिस की मदद से वासा एफ्रेंसिया के पास खुलेगा। वासा एफ्रेंसिया जो होता है कह सकते हैं कि बिल्कुल कवर करता है, जो ईच टेस्टिस के चारों तरफ क्या करता है, ये अपेयर्ड होता है, पाया जाता है। और ये क्या करता है, वासा एफ्रेंसिया आगे छोड़ देगा स्पर्म को कहाँ, एपिडेडमिस के पास, जो कि हाईली क्वाइल्ड होता है। मैचुरेशन की अवस्थाएँ या स्टोरेज की क्षमता वहीं पर मौजूद है। अब वहाँ एपिडेडमिस से ये भागते हुए आएगा वास डिफरेंस में, यहाँ वास डिफरेंस से फिर यूरिनरी ब्लैडर के पास आएगा, जो कि रिसीव करता है, इट रिसीव द डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसाइकल। ये सेमिनल वेसाइकल के द्वारा डक्ट को भी रिसीव करता है, ये भी ध्यान देना, जो कि ओपन करता है कहाँ पर, यूरेथ्रा के पास खुलता है। और बाहर खुलने की प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, यूरेथ्रल मेटस के नाम से जानते हैं। ये बात क्लियर है? तो ये जो डिस्कस मैंने किया है दोस्तों, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में हुआ। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। फिर देखेंगे फीमेल में क्या होता है, बहुत आसान है। पीरियड ऑफ ओवरी होते हैं, ओविडक्ट है, यूटेरस है, सर्विक्स
सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनाइटिलिया होता है। साथ ही साथ मेमरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जो कि मेमरी ग्लैंड्स हमारे पीरियड में होते हैं, जिसको ब्रीस्ट कहते हैं। ये डायरेक्टली तो मदद नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये फंक्शनली अगर देखा जाए, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली ये हेल्प करते हैं ओव्यूलेशन में, तो ये मदद करते हैं उसमें, और ओव्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये बात है, समझ में आई? चलिए आगे देख लेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको इसमें नहीं बताई, वो भी देख लीजिएगा। जैसे इसमें क्या होता है कि जो ग्लांस होता है पेनिस को, इस ग्लांस को ही फॉरस्किन से कवर होता है, एक लेयर होती है। फीमेल एक्सेसरी ग्लैंड्स में आप देख सकते हैं सेमिनल वेसिकल था, प्रोस्टेट ग्लैंड था और बल्बो यूरेथ्रल, ये 3 चीज़ पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स के रूप में होते हैं। तीनों मिल करके दोस्त क्या बनाते होंगे, तीनों मिल करके एक लिक्विड बनाते हैं, जिसका नाम है सेमिनल प्लाज्मा कहा जाता है। उसमें क्या होता है, फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स उसमें मौजूद होते हैं। और इसमें जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड था, इसके द्वारा क्या होता है, ये लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, इसमें ये चीज़ पाई जाती हैं। और ये चीज़ें जो मैंने आपको फीमेल में बताया था, मेमरी ग्लैंड तक हो गया होगा, जो कि ओव्यूलेशन में मदद करता है। क्लियर है यहाँ तक? अगला पॉइंट समझेंगे इसमें। ओवरी एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, जो कि ओवम को रिलीज़ करता है। साथ ही साथ बहुत सारे स्टेरॉयड हार्मोन्स भी रिलीज़ करते हैं ये, चाहे वो प्रोजेस्टेरॉन हो, चाहे वो एस्ट्रोजन हो, ये सब चीज़ें फीमेल के हार्मोन्स होते हैं। और लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है, जो कि कनेक्ट होता है पेल्विक वॉल और यूटेरस के साथ विद द हेल्प ऑफ द लिगामेंट के द्वारा। वो आपस में क्या होते हैं, अटैच हो जाता है ओवरी। नहीं तो ओवरी कहाँ वो हैंग करेगा, तो दोनों से अटैच होता है। जो कि ओवरी, ईच ओवरी इज कवर्ड बाई एक सेल, एक टिश्यू से कवर होता है। उसका नाम क्या होता है, जिसको कहते हैं ओवेरियन स्टोमा कहते हैं। ओवेरियन स्टोमा में दोस्त क्या होता है कि यहाँ पर एक तो बाहर वाली जो लेयर होती है आउटर कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर वाले को मेडुला के नाम से जाना जाता है। समझ में आया? फिर देखेंगे जो फैलोपियन ट्यूब होता है, ये 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है, जिसमें आ करके दोनों मेल और फीमेल जो अपन गैमेट होते हैं फ्यूज करते हैं, और यहीं पर फ्यूज करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये मैंने बनाया है, ये एक आपको रफली फिगर दिखा दिया मैंने कि ये हमारा एरिया पूरा 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है। इसको फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। इस एरिया को हम बोलते हैं यूटेराइन फंडस कहते हैं। और ये जो होता है, ये इस्थिमस वाला भाग है, ये एम्पुला का भाग है, ये हमारा इनफंडिबुलम होता है। और यहाँ पर दोस्तों इनफंडिबुलम में आप देखेंगे फिम्बरी लगा रहता है। इस ओवरी से जो ओवा होता है रिलीज होता है, तो इसको पकड़ पकड़ के खींच लेता है, वो खींच करके भेज देता है इंडिफंडिबुलम के पास, और ये चला जाता है एम्पुला के पास, और ये पहुँच जाता है इस्थमस के पास, और यहाँ चला जाता है। और इधर से हमारा क्या जाता है, स्पर्म जाता है। दोनों आपस में यहीं पर फ्यूज कर जाते हैं, जो 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है। और ये तीनों मिल करके बनाते हैं फैलोपियन ट्यूब का फॉर्मेशन कर देते हैं। सही है बात? और ये बीच में हमारा सर्विक्स होता है, ये ओवरी है ही है, सर्विकल कैनाल होता है, ये वेजाइना होता है। और यहाँ पर यूटेरस जो होता है, यूटेरस में क्या होता है कि ये वाला इंडोमेट्रियम लेयर है, ये मीजो लेयर है, मीजोमेट्रियम, और ये पेरीमेट्रियम, 3 लेयर पाई जाती हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान यही मीजो इंडोमेट्रियम लेयर होती है, ये ब्रेक डाउन भी करती है। ध्यान देना इसको, ये आगे बात आएगा तो बता देंगे। तो ये फिगर इसका होता है। अब इसमें समझ लेंगे कि दोस्त क्या है ये फैलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर, जो कि स्टमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम से मिल करके क्या होता है, बना होता है। वहाँ पे मैंने इसको समझा दिया आपको। अब देखो, यूटेरस के 3 लेयर होते हैं, इंडोमेट्रियम, मीजोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। सही बात है यहाँ तक? आगे देखेंगे, फिर बताया जाएगा कि इसमें क्या होता है कि फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया क्या है। तो इसमें मॉन्स प्यूबिस होता है। मॉन्स प्यूबिस के द्वारा इसमें होता क्या है, तो एक कुशन होता है, एक गुच्छा होता है किसका, फैटी एसिड का। इसमें फैट जमे होते हैं, साथ ही साथ कवर्ड होता है बाय द हेयर, स्किन हेयर से वो कवर रहता है। इसमें लेबिया और माइनोरा मेजोरा पाया जाता है इसमें। और साथ ही साथ इसमें क्लाइटोरिस एक अवस्था होती है। क्लाइटोरिस एक चीज़ होता है जिसको बता देता हूँ क्या है। देखो, क्लाइटोरिस एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक जंक्शन होता है। किसके किसके बीच में? को जंक्शन बिटवीन द 2 लेबिया माइनोरा, 2 लेबिया माइनोरा के बीच में पाए जाने वाले जंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस के नाम से जानते हैं, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये भी एक सेंसेशन का काम करता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। फिर देखिएगा, इसमें हाइमन जो होता है, हाइमन एक ओपनिंग होता है, वेजाइना की एक ओपनिंग होती है। और ये क्या करते हैं, ये टर्न हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है कब, फर्स्ट क्लाइटोरिस के दौरान। जब फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। हालांकि ये साइकिलिंग, एक्सरसाइज, स्पोर्ट मैन्स जो होते हैं फीमेल्स, उसमें भी ये चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने आप जो है टर्न हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लाइटोरिस ही एक ऐसी सिचुएशन है जिसके दौरान ये ब्रेक होता होगा। फिर देखेंगे मेमरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो कि पीरियड में होते हैं, ब्रीस्ट कहा जाता है। और जब मेमरी ग्लैंड बढ़ते हैं तो ग्लैंडुलर टिश्यू में बढ़ जाते हैं। किस में बढ़ते हैं? ग्लैंडुलर टिश्यू में। साथ ही साथ फैट में डिवाइड होता है। और जब ये आगे जाता है तो देखिए ये क्या बनाता है, 15 से 20 जो है मेमरी लोब्स बनाते हैं, जो आगे चल के क्लस्टर्स ऑफ सेल बनाते हैं, जिसका नाम है एल्विलाई होता है। ये किसका भाग है, तो ये सिक्रीट करता है मिल्क को, और ये स्टोर हो जाता है एक कैविटी में। एल्विलाई की एक कैविटी होती है जिसका नाम है लूमेन, उसी में जा करके मिल्क हमारा ये क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। और
फाइनली आप देखेंगे कि ये ओपन करेगा इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। मेमोरी ट्यूब्यूल्स क्या करेगा, ज्वाइन करेगा टू फॉर्म द मेमोरी एम्पुला। बहुत सारे मेमोरी हमारे जो ये होते हैं ट्यूब्यूल्स से ज्वाइंट हो जाते हैं, मेमोरी एम्पुला एक बड़ा ब्रॉड एरिया बना देता है जिसका नाम है मेमोरी एम्पुला कहते हैं, जो कि आगे जाके लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल से क्या होगा, ये ओपन करेगा। अब ये देखेंगे आप कि किस तरह से ये आगे जा कर के लैक्टिफेरस डक्ट द्वारा आगे बढ़ेगा, फिर वहाँ से मिल्क को क्या किया जाएगा, सक आउट कर दिया जाएगा बाहर कि बच्चा किस तरह पीता है। क्योंकि इसमें मिल्क में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से वो एंटीबॉडी इसमें ज़्यादा होती है, जो शरीर में उस बच्चे को जो नवजात शिशु होता है उसके बॉडी में कहीं ना कहीं ये जो डिजीज़ बॉर्न होते हैं उससे लड़ने की क्षमता भी प्रोवाइड करता है। इसीलिए डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि जो लगभग कुछ दिन तक माँ के मिल्क को बच्चे को मतलब फीडिंग कराया जाए, ये चीज़ बताया जाता है। फिर देखेंगे गैमेटोजेनेसिस क्या है। देखिए गैमेट चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो ना, गैमेटोजेनेसिस का मतलब भी होता है द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट बाय द, इसके सोर्स अलग हो सकते हैं, जैसे मैं इसमें अभी मेल वाला बता दे रहा हूँ। स्पर्मेटोजेनेसिस आप जानते हैं द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म इज कॉल्ड द स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो कि टेम्परेचर भी देखा जाता है, इसीलिए स्क्रोटम में टेस्ट शरीर से बाहर पाया जाता है। क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, दोस्तों इसके कुछ सेल क्या होते हैं, ये चेंज हो जाते हैं स्पर्मेटोगोनिया में, और स्पर्मेटोगोनिया ही चेंज हो जाती है फर्स्ट स्पर्मेटोसाइट में। तो स्पर्मेटोगोनिया किस में बदल गई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाती है, और ये आगे जाकर के इसमें मियोसिस होता है जिससे वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज हो जाता है। किस में हो गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाते हैं। फिर क्या होता है, अब यहाँ से जो होता है सेकेंड मियोटिक डिवीजन चलता है जिसमें ये 4 इक्वल यहाँ पर हैप्लॉइड सेल बनते हैं जिसका नाम होता है स्पर्मेटिड्स कहा जाता है, और ये स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करते हैं या इसी को स्पर्म भी कहते हैं। ध्यान देना, बाय द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मियोजेनेसिस। तो क्वेश्चन आता है कि द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है स्पर्मेटिड से वो कौन से प्रोसेस के द्वारा होता है, तो प्रोसेस का नाम जरूर रख लीजिए, स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। अब क्या होता है, हेड जो होता है इसका स्पर्म का जो हेड होता है ये जाता है, और कहाँ पर हेड हमारा जाएगा, सर्टोली सेल के पास। सर्टोली सेल में न्यूट्रिशन होगा और वो सेल अपना उसी में खोपड़ी घुसा देता है और न्यूट्रिशन चकाचक लेता है। फाइनली वहाँ से स्पर्म रिलीज होता है, कहाँ से चला जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास पहुँच जाता है, और जब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे चला जाता है वहाँ से जब निकलता है बाद में, तब इसको कहा जाता है स्पर्मिएशन कहा जाता है। तो स्पर्मिएशन इज रिलीजिंग ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ध्यान देना, स्पर्मेटिड या स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ यहाँ जो बना था ये अलग हो गया और यहाँ पर ये प्रोसेस अलग है। फिर देखेंगे एक ये कब होता होगा, जब प्यूबर्टी की अवस्था आती है, चाहे मेल में चाहे फीमेल में, दोनों में, उस दौरान क्या होता है उसकी बॉडी में GnRH यानी गोनेडोट्रोपोजेन रिलीजिंग हार्मोन्स का जो लेवल होता है बढ़ जाता है। इसके बढ़ने से 2 स्पेशल टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं, LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स और FSH जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और ये फॉलिक्यूल को स्टिमुलेट कर देगा जिससे ओम बनना शुरू हो जाएगा रप्चरिंग के दौरान। तो क्या करता है यहाँ पर कि ये जब GnRH के लेवल बढ़ेगा तो FSH निकलेगा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, जो क्या करता है एक्ट एज द सर्टोली सेल, सर्टोली सेल की तरह काम करेगा। ध्यान देना, जो स्टिमुलेट करेगा स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्मियोजेनेसिस शुरू हो जाता है इसी के दौरान। फिर होगा LH क्या है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स होता है जो कि एक्ट करता है लीडिंग सेल की तरह। देखो लीडिंग सेल की तरह काम करेगा, साथ ही साथ इसमें एंड्रोजन नाम का हार्मोन्स भी निकलेगा जो कि किस लिए मदद करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। सब जगह स्पर्म बन रहा है। अब देखो जो स्पर्म होता है ना, इसके 3 भाग होते हैं। स्पर्म जो होता है हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पार्ट होता है और टेल होता है। समझ में आया? अब इसको बताने की जरूरत नहीं, कई मरतबा आप समझ भी चुके होंगे। स्पर्म वाला स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। हेड वाला भाग होता है, हेड के ऊपर एक टोपी पहना रहता है, टोपी लगा होता है जिसका नाम है एक्रोसोम। हालांकि उसी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। और बीच वाला जो भाग है मिडिल लेयर होता है, मिडिल में पाया जाता है माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया एक एनर्जी का सोर्स होता है और एनर्जी बनाता है, और उस एनर्जी की वजह से वो जो स्पर्म में मूव करता है सर 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 सर, और जा करके कोरोना के अगल बगल जाता, कोरोना समझ लो भैया, जो ओवा होता है उस ओवा के चारों तरफ की जो लेयर होती है उसके चारों तरफ पहुंच जाता है, वहाँ पर उसको फ्यूज करने की ताकत मिल जाती है। टेल हमारा उसको लप 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 क्या करता है, उसको आगे स्विम कराता है। तो इसके 3 भाग होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो क्या गैमेटोजेनेसिस में मेल वाला भाग आया समझ में? अब आइए ओगोनिया देख लेते हैं, लेकिन इसका ऐसे सवाल ले लीजिए तब देखते हैं। चलिए अब इसमें जो है ओओजेनेसिस देख लीजिए, जो इसका सेकेंड पार्ट है। होता क्या है कि इसमें भी दोस्तों क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ द ओवम। ओवम का फॉर्मेशन जब होता है तो उस प्रोसेस को ही बोलते हैं क्या, ओओजेनेसिस कहते हैं। इसमें होता क्या वो कंडीशन देखिए,
अच्छा, एम्ब्रियोनिक स्टेज से इसमें ओम बनना शुरू हो जाता है, ये चीज़ जो पहले जान लीजिए। होगा क्या, इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा जिससे प्राइमरी oocyte बनते हैं, और उसमें क्या होता है, ये बहुत सारे ऐसे लेयर से कवर हो जाता है। और जब किस लेयर से, उस लेयर का नाम है क्या, ग्रेनुलोसा लेयर से वो चारों तरफ से कवर हो जाएगा। अब प्राइमरी oocyte कन्वर्ट होगा किसमें, प्राइमरी फॉलिकल में। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल होगा जिसमें बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल डिजेनरेट हो जाते हैं, और मात्र बचते कितने हैं, तो मात्र 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल आर द लेफ्ट इन ईच ओवरीज। ये ध्यान दीजिए, पॉइंट पूछा जा सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ तक ये बात हुई। फिर देखिए प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है दोस्तों, जब और सारे ग्रेनुलोसा लेयर से कवर हो जाता है तो उस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल में, ये टर्सरी फॉलिकल में। और टर्सरी फॉलिकल में होता है एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसका नाम क्या होता है, एंट्रम कहा जाता है, जिसमें देखेंगे इसी स्टेज में इन दिस स्टेज द प्राइमरी oocyte ग्रो करता है। कहाँ पर, विद इन द टर्सरी फॉलिकल में ग्रो कर रहा है, ध्यान देना, टर्सरी फॉलिकल में ग्रो करेगा। एंड नाउ द कंप्लीट इट्स फर्स्ट मेयोटिक, यहीं पर अपना मेयोटिक कंप्लीट करेगा ये, और क्या बनाएगा, फॉर्म द सेकेंडरी oocyte बना देता है। ठीक है, और ये क्या बनाएगा, फॉर्म द जोना पेलुसिडा। अब यही जोना पेलुसिडा की लेयर जो होती है ओम के चारों तरफ यही बनाता है। तो ध्यान देना, अब यहाँ पे ये बन के हमारा तैयार हो जाता है। तो ये बात यहाँ तक मुझे लगता है कि कैसे बना, कैसे ओम का फॉर्मेशन करा, ये चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब देखो थोड़ा सा इसमें और मैं आगे इसमें अगर बढ़ूँ तो अब मैं आगे बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों कि कैसे क्या होता है। तो देखिए ये यहाँ पर एक शब्द है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये भी समझ लीजिए उसी लाइन में। मेंस्ट्रुएशन साइकिल दोस्तों जितने भी प्रीमेट्स होते हैं, प्रीमेट्स में चाहे एप्स हो, चाहे चिंपैंजी हो, चाहे मंकी हो, चाहे इवन फीमेल जो ह्यूमन फीमेल, वो भी इसी में आती है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि एक नेचर के द्वारा एक चक्र चलता है, जो चक्र में क्या होता है, बॉडी के अंदर जितने भी अनफर्टिलाइज यग होते हैं जो कि हर 28 दिन पर बनते हैं, अगर वो फ्यूज़ नहीं करते तो उनको शरीर से बाहर निकलना होता है। वो अकेले बाहर नहीं निकलते हैं, वो यूटेरस के अगल बगल जो इंडोमेट्रियम की लेयर होती है वो क्या होता है कि ब्लड वेसल्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा मौजूद होती है, बहुत ज़्यादा जान लीजिए घना पाया जाता है, और वो इतने स्वेल हो जाते हैं कि वो लेयर फट जाती है, मतलब टूट जाती है, और टूट करके वो क्या होता है ब्लडिंग करते हैं और बाहर वो रिलीज़ हो जाते हैं। ये उनका नियम है जो नेचर के द्वारा चलता रहता है। इस चक्र को ही मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। ठीक है, अब होगा क्या, ओम ड्यूरिंग द मिडिल, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो मिडिल अवस्था होता है वहाँ पर देखेंगे कि एक ओम यहाँ पर बनना शुरू हो जाता है। लास्ट 3 से 5 दिन तक ये काम चलता रहता है, रिलीज़ होता रहता है, जो कि ब्रेक डाउन होता है, इंडोमेट्रियल की लाइनिंग होती है जो कि यूटेरस की होती है, ये टूटती है, साथ ही साथ ब्लड वेसल्स भी यहाँ से टूट जाते हैं, नॉट फर्टिलाइज जो एग होते हैं यहाँ से निकल जाते हैं। और लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आ रहा है दैट मीन्स शी बिकम द प्रेग्नेंट, ये भी हो सकता है। एंड हो सकता है कि कभी कभी ये स्ट्रेस या पुअर हेल्थ या ऐसी अलग सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से कभी कभी ये डिले कर जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए। फिर मैं आगे बताऊँ, इसमें जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है दोस्त ये फॉलोड करता है बाय द फॉलिकुलर फेज में। अब फॉलिकुलर फेज के द्वारा ये फॉलोड किया जाता है, जिसमें क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकुल बदल गई किसमें, ग्रेफिन फॉलिक्यूल में। ग्रेफिन फॉलिक्यूल क्या होता है, ये और इंडोमेट्रियम ये दोनों एक साथ में रहते हैं। फार्म में देखेंगे इसमें प्रोलिफरेशन होता है, और प्रोलिफरेशन में ये चेंज होते हैं, ध्यान से देखना, प्रोलिफरेशन में क्या हुआ, ये चेंज हुआ। अब यहीं पर ये पिट्यूटरी, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि ओवेरियन हार्मोन्स को भी एक्टिवेट करने का काम करता है। साथ में देखेंगे यहाँ पर कौन सा ओवेरियन हार्मोन्स है, GnRH, वही गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, ये एक्टिवेट हो जाता है, खूब निकलता है ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज के दौरान। फिर देखेंगे इसमें एस्ट्रोजन निकलेगा जो कि ये क्या करेगा, बाय द ग्रोइंग द फॉलिकल्स, और ये फॉलिकल्स को खूब ग्रो कराएगा। और फाइनली देखेंगे ये पीक अवस्था हो जाती है, यानी जब वहाँ पर LH और FSH मिड अवस्था यानी 14 डेज़ पर खूब ज़्यादा बन जाते हैं, उस दौरान इसको बोला जाता है LH सर्ज के नाम से जाना जाता है, जो कि 14 डेज़ पर होता है। और यहीं पर हम देखेंगे जो ग्रेफिन फॉलिकल होता है ये रप्चर होता है, क्या होगा, रप्चर होगा, और ग्रेफिन फॉलिकल जैसे रप्चर होगा तो क्या रिलीज कर दे, ओम निकल जाएगा। यही प्रोसेस है इसका, ये चलता रहता है। फिर देखेंगे आगे इसमें भैया अब क्या होगा, अब ओवल्यूशन जो हो रहा है ये फॉलोड किया जाएगा ल्यूटियल फेज के द्वारा। ल्यूटियल फेज क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो रिमेनिंग पार्ट है ग्रेफिन फॉलिकल, मैंने कहा कि रप्चर हुआ, ओम निकल गया, तो क्या अब बचा हो, कुछ तो वेस्ट रहा होगा। अब ग्रेफिन फॉलिकल का जो बचा हो रिमेनिंग पार्ट था, ये रिमेनिंग पार्ट चला जाता है किसमें बदल के, कार्पस ल्यूटियम में, किसमें, कार्पस ल्यूटियम में बदल गया। एंड प्रोजेस्टेरॉन की संख्या इन नंबर यहाँ खूब बढ़ जाती है, प्रोजेस्टेरॉन भी निकलता है, ये भी खूब ज़्यादा निकलेगा। ये क्यों निकला है, क्योंकि इसको
इसको काम ये करना है कि ये मेंटेन करता है इंडोमेट्रियम की जो लीड ब्रेक हुई थी उसको फिर से रिपेयर करवाना, ताकि अगले समय में फिर ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल सके, इम्प्लांटेशन हो सके। इस वजह से इसको फिर से वो मेंटेन करता है। साथ ही साथ आपको पता होगा कि मिनार्ची की ऐसी अवस्था होती है जब फर्स्ट टाइम रिलीज होता है वो, और जो यहाँ पर मेनोपॉज होता है ये क्या बताता है कि यहाँ पर अभी फाइनली स्टॉप हो जाता है, जो कि 50 ईयर्स के दौरान दिया उसी के मतलब नियर अबाउट माना जाता है। ये बात समझ में आई। अब देखेंगे फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन क्या। देखिए फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल के फर्टिलाइजेशन जो गैमेट होते हैं फ्यूज कर जाएँ, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, वो इम्प्लांट कर जाते हैं जब यूटेरस के लेयर पर यूटेरस पर जाके क्या हो जाता है डिपॉजिट हो जाए। अब ज़रूरी है क्या होता है कहाँ फ्यूज होगा। अभी मैंने कहा 10 से 12 सेंटीमीटर का एक हमारे बॉडी में फीमेल में फेलोपियन ट्यूब होता है जिसको ओविडक्ट भी कहा जाता है। वहाँ पर मैंने एक एरिया बताया था इनफंडिबुलम, एस्थमस और एम्पुला, बीच में एम्पुला वाला एरिया था। तो फ्यूजन जहाँ पे हो रहा है वो एम्पुलरी रीजन है। देखो एम्पुलरी रीजन पर फ्यूज होते हैं स्पर्म, और ये स्पर्म जब बनेगा जोना पेलुसिडा क्या बनाएगा, वहीं पर आप देखेंगे उसके पास जाएगा, और जोना पेलुसिडा से जैसे फर्स्ट स्पर्म मिलेगा बस वो पूरा एरिया ब्लॉक कर देगा कि अब दोबारा कोई फ्यूज ना कर सके। तो ये क्या देगा, ब्लॉक करेगा, जायगोट में फिर जायगोट क्लीवेज करेगा यानी टूटेगा कई सारे सेल में, किस में बदल जाएगा, ब्लास्टोमर में होगा जो कि 2, 4, 8, 16 ऐसे सेल में डिवाइड करेगा। उसी में से वो अवस्था जब जायगोट की पहुंच जाती है कहाँ, जब 8 से 16 वाली अवस्था आती है जिसको मारुला अवस्था कहा जाता है, मोरुला कहते हैं, समझिए। ये डिवाइड करेगा और ब्लास्टोसिस्ट में चला जाएगा, फाइनली यूटेरस में आएगा। यूटेरस हमारा ब्लास्टोमर इन द ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोमर जो होता है इन ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है इस तरह से अरेंज्ड हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखो मैंने कहा कि जो ब्लास्टोमर होता है ये ब्लास्टोमर उस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर इस प्रकार से अरेंज्ड हो जाता है कि उस अवस्था का नाम पड़ जाता है ट्रोपोब्लास्ट। क्या नाम है, ट्रोपोब्लास्ट। इसको बताने का रीज़न है ट्रोपोब्लास्ट क्या है ये अभी इसीलिए मैंने समझा दिया, क्योंकि अब आगे जो आ रहा है उसको समझिए। अब यहाँ है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या होता है इसमें, आफ्टर द इम्प्लांटेशन, अब जब ये अवस्थाएं हो चुकी थी, यहाँ पर ट्रोपोब्लास्ट बन चुका था, अब क्या होगा इम्प्लांटेशन के दौरान क्या हुआ, आफ्टर द इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आर अपीयर्ड ऑन द ट्रोपोब्लास्ट। उसी ट्रोपोब्लास्ट पर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई पड़ेगा, और इस ट्रोपोब्लास्ट के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स का नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं कोरियोनिक या कोरियोनिक विलाई कहा जाता है। कोरियोनिक विलाई कहा जाता है जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होगा जो कि ट्रोपोब्लास्ट पर अपीयर होता है, ध्यान देना इसको। और यहाँ पर प्लेसेंटा आप जानते हैं कि न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, वेस्ट ये माँ से फीटस के बीच में ट्रांसफ़र होता रहता है। साथ ही साथ आप देखेंगे प्लेसेंटा के द्वारा कुछ हार्मोन्स भी निकलते हैं, जैसे HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स। ये देखिए ये लिख दिया मैंने, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। एक होता है HPL जिसका नाम है क्या, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये सब रट लीजिए भैया हार्मोन्स। और साथ ही साथ इसमें एस्ट्रोजन भी निकलेगा, प्रोजेस्ट्रॉन भी निकल रहा है। तो ये जितनी भी चीज़ें निकल रही हैं ये सब दोस्त कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड होते हैं। प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सेंस भी निकलेगा, ये सब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के दौरान ये सब निकलते हैं। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन ये और कार्टिसोल, फिर देखिए प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ये सब नीड होते हैं। क्यों रिक्वायरमेंट है इसकी, फॉर द सपोर्ट, किसके सपोर्ट के लिए, फॉर द सपोर्ट ऑफ द फीटल ग्रोथ, उस फीटल की ग्रोथ करने के लिए ये हार्मोन्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। जब बच्चा 9th मंथ का हो चुका है, डिलीवरी हो चुका है, 9th मंथ की अवस्था जो हो जाती है फिर क्या काम है, जेस्टेशन कहते हैं। और डिलीवरी या बेबी जो हो जाती है पार्चुरेशन कहा जाता है। बेबी इसलिए बिकॉज जेंडर इज़ नॉट डिफाइंड, सो पार्चुरेशन अवस्था में होती है। फिर यहाँ एक होता है इस दौरान जब डिलीवरी होगा बहुत सारे कॉन्ट्रैक्शन फोर्स लगेंगे, उसके द्वारा बहुत ताकत लगती है। इस अवस्था को, पोजीशन को, या जो कॉन्ट्रैक्शन लगता है इस कॉन्ट्रैक्शन को कहा जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इसमें ऑक्सीटोसिन भी निकलता है बाय द मैटरनल पिट्यूटरी से। ऑक्सीटोसिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स निकलता है फॉर द डिलीवरी टाइम। यूटेराइन मसल्स और इसको काज करता है स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के रूप में, यानी इसको ताकत जो मिलती है फीमेल से महिला यानी माँ को बच्चे को डिलीवरी करने के लिए, उस समय जो कॉन्ट्रैक्शन होता है यूटेरस में वो बहुत तगड़ी होती है, न जाने कितनी हड्डी के टूटने के बराबर होता है बच्चे को डिलीवरी करना। तो ये पीड़ा सहना होता है फीमेल माँ को। तो ये चीज़ें ऑक्सीटोसिन कहीं ना कहीं इसको थोड़ा मैनेज करने का काम करता है, नहीं तो डॉक्टर इसको इंजेक्शन बाहर से भी लगा देते हैं। लैक्टेशन आप समझ गए होंगे, मिल्क का जब सिक्रीशन शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल इसमें ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल जिसमें एंटीबॉडी पाई जाती है, IgA नाम का मैंने आपको बताया होगा, जो कि बच्चे के लिए, नवजात शिशु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि किसी प्रकार का जो स्टार्टिंग फेज के दौरान जो रोग होते हैं उस बच्चे के पास पहुंच ना पाएँ और वो एक्टिवेट रखे उस बच्चे को। क्या यहाँ तक बात क्लियर है बेटा?
चलिए बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक लेक्चर बता, थोड़ा सा एक स्लाइड लेंगे जिसमें हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, फिर इस पूरे यूनिट को खलास। चलिए ले लीजिए बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट। चलिए मेरे दोस्त, आइए मेरे कमांडोज, अभी आप थके नहीं होंगे क्योंकि अभी आपको बहुत बड़े बड़े चुनौतियों से सामना करना है। ये तो अभी आप स्टार्टअप दे रहे हो, समझ में आई बात। चलिए अब ये लास्ट चैप्टर है, बहुत ही आसान है, जिसको आप जानते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए भैया, आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो अपना मेंटेन करो ना। आप बहुत ज़्यादा पहलवान हो, बहुत ज़्यादा तगड़े हो, बहुत ज़्यादा काम करते हो, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हो, लेकिन आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्फेक्टेड है, यानी आप रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं हो, तो ऐसे ना हो पाए, इसलिए हमारा समाज, हमारी सरकार, हमारी सोसाइटी कुछ व्यवस्थाएं अपनाती चली आ रही है। आज़ादी के दौरान ही उसी समय से चल रहा है, पॉपुलेशन खूब बढ़ता चला जा रहा है। जैसे आप सुने होंगे कि जब इंदिरा गांधी जी जब हमारे यहाँ का जब पीएम थी, मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री थी, है ना, तो उन्होंने, आप देखिएगा तो हमारे यहाँ बहुत जो है कुछ बाहर की टीम्स आई थी, उस दौरान पता चला कि यहाँ पर बहुत सारे भिखारी जो हैं ये बेगर थे, जो भीख मांगते थे वगैरह वगैरह। तो उन लोगों ने कंप्लेन किया पीएम से कि मैम आपके कंट्रीज़ में बहुत सारे बेगर इधर उधर वॉक कर रहे थे। तो उन्होंने एक आदेश जारी किया, उन्होंने कहा जितने भी भिखारी घूम रहे हैं इधर उधर सबको ले आओ। उनके जो ऑफिसर थे वो तो चौंक पड़े, मैम पीएम मैम जितने भिखारियों को बुला रही है, क्या मुद्दा है भाई। लाया गया, डॉक्टर से कहा इनकी नसबंदी कर दो, इन लोगों का साफ एस्कोटॉमी करो। अब बड़े आश्चर्यजनक हो गया, अब पता लगा जो भिखारी मोहल्ले में घूम रहे थे वो भी टाई हुई लगा के कोट वोट पहन के घूम रहे हैं। अच्छा नियम था, लेकिन ये भिखारियों को दूर कर दिया झटके में उन्होंने। समझिए चीज़ों को, ऐसे नियम है कि अब उसको कैसे इलाज करेंगे आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। तो देखिए, हेल्दी के लिए मैंने आपसे बताया कि WHO कहता है कि आप सोशली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशल वेलबींग अच्छे से होने चाहिए, तब आप फिट होगे, नहीं तो आप मलिच्छ हो, फिट नहीं हो। समझिए क्या कहता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहता है कि हम कुछ स्ट्रेटजीज बनाएंगे जो कि फॉर द सेफ डिजीज़, जो रोगों से आपको सुरक्षित कर सके। अंधाधुंधा जो है कार्यक्रम में जारी रखो, कुछ चीज़ों को समझो, कैसे हेल्दी रहोगे, कैसे स्वस्थ रहोगे, कैसे रोगों के विषय में जानोगे। जैसे एड्स के बारे में बहुत लोग चौंकते थे, बिचकते थे कि ये क्या बता रहे हो। तब सरकार ने कहा ऐसे लोगों को शर्म आएगी तो कैसे हम समाज को सेफ कर पाएंगे। जाइए गाँव गाँव, मोहल्ले मोहल्ले कैंप लगाओ, लोगों को जागरूक करो, इसके विषय में बताओ, क्लासेस में डालो इस सब्जेक्ट को, ताकि टीचर्स इसको एजुकेट करें बच्चों को, उनके बारे में उनको जानकारी होए कि हाँ कैसे बचा जा सकता है, कैसे दूर किया जा सकता है। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम जो आए थे, उसको सरकार ने अपनी योजनाओं के तहत इसको किस तरह से मेंटेन किया है, उसी के बारे में इस चैप्टर्स को बताया जाता है। सबसे पहला भारत एक देश था जिसमें फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया गया सन 1951 के अंतर्गत, आप देख सकते हैं। हालांकि इसको बाद में चेंज कर दिया गया, लेटर ऑन इट विल चेंज, द नेम इज़ द RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर बना दिया गया। बाद में इसका नाम क्या हो गया, RCH पूछा जा सकता है। अब फॉर द अवेयरनेस, लोगों को कैसे जागरूक करने के लिए सब बनाया गया था। कौन जागरूक करेगा सोसाइटी में, फैमिली करेगी, टीचर्स करेंगे, फ्रेंड्स करेंगे, जो क्लोज रिलेटिव्स होंगे वो करेंगे। हालांकि गवर्नमेंट ने, अभी आपने देखा होगा, एक ऐसे एक बनाया गया था सहेली, है ना, तो ये कौन बनाया था मतलब इस पिल्स को, तो ये CDR है, ये हमारे यहीं पर है, लखनऊ में है, तो उन लोगों ने इसको बनाया था। अब इसमें पहले चलता था एमनियोस्टेसिस चलता था, यानी कि बच्चे के अंदर कोई रोग हो तो पहले वही एम्ब्रियोनिक अवस्था में पता कर लिया जाए। अब एम्ब्रियोनिक अवस्था में पता कर लिया गया, खूब लंबे समय तक चलता रहा। बाद में पता चला कि लोग इसका मिसयूज करने लगे। बच्चे के जेनेटिक लेवल, मतलब एम्ब्रियोनिक अवस्था में पता करते थे कि लड़का है कि लड़की है, साहब अगर लड़की है तो इसका भ्रूण हत्या कर दो, मार दो, मुझे लड़का चाहिए। अब पता लगा कि हमारे इस पूरे क्षेत्र में लड़कियों की संख्या कम होने लगी। तब सरकार ने आदेश जारी किया कि बाबू ये सब जो करवा रहे थे अभी तक फैमिली प्लानिंग स्लानिंग, अब इसको बंद करो। अरे एमनियोस्टेसिस करने से अगर कोई डॉक्टर ये करता तो उसको गिरा के मारो, प्रतिबंध लगा दो, जेल में डालो। इसलिए ये अम्बिलिकल फ्लूइड को निकाल करके जो ये लोग खेल बना रहे हैं इसको रोक दिया गया। हालांकि चुपके लोग करते हैं, जो करते हैं पकड़ जाएंगे तो फिर उनको भी खतरनाक, उनका पूरा लाइसेंस डिसमिस कर दिया जाएगा, तो इसको रोक दिया गया। अब बात जब आप करते हो दोस्त कि सर पॉपुलेशन क्या होता है, तो पॉपुलेशन आप जानते हैं कि आउट ग्रोथ जो हो रही है, इतना ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है लोगों का, पॉपुलेशन, अपनी पॉपुलेशन जितना ज़्यादा आपका होगा, जितना ज़्यादा आप एग्जिस्ट करेंगे अर्थ में, उतना ज़्यादा आप अपने आप को मजबूत माने जाते थे। हालांकि ये जब बात थी तब की बात थी, अब पॉपुलेशन ज़्यादा करोगे तो खिलाओगे क्या। लैंड हमारे पास थोड़ा सा है, पॉपुलेशन की जनसंख्या तड़तड़ बढ़ी जा रही है, जंगल काटे जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन चल रहा है, गाँव उसमें बनाए जाते हैं, पटरियाँ बनाई जा रही हैं,
इतना ज़्यादा प्लांट को जब काटोगे तो कहाँ से तुम्हें भोजन मिलेगा भाई, कहाँ से ऑक्सीजन पाओगे, इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हाल ही में आपने देखा होगा लास्ट ईयर कितना टेम्परेचर था। जब डिफॉरेस्टेशन करोगे तो ऐसे दिक्कतों से तो जूझना पड़ेगा मुरलाल, समझ पा रहे हो। अब पॉपुलेशन क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के दौरान देखा गया था कि हमारे यहाँ 350 मिलियन था, लेकिन 2000 के केस में 1 बिलियन हो गया, 2000 के दशक में 1 बिलियन हो गया, 2011 से 11 के बीच में 1.2 बिलियन हुआ और आज के समय में 1.4 बिलियन के लमसम है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन सन 1900 में 2 बिलियन थी, सन 2011 में देखा गया या 2000 में देखा गया 6 बिलियन है, 2011 में 7.2 बिलियन था एंड प्रेजेंस नाउअडेज द 7.8 बिलियन पॉपुलेशन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इतनी पॉपुलेशन है, कितनी ज़्यादा बढ़ती चली है, सोचिए कितने कम सालों में इतना, इस गैप में पॉपुलेशन गैप तो कम है लेकिन पॉपुलेशन का जो ग्राफ है वो बहुत तगड़ा बढ़ता जा रहा है। तो इसको रोकना पड़ेगा। कैसे रोकेंगे हम, आप बताएंगे, इसको हम पढ़ाएंगे, आप रुकवाइए। ऐसे हज़ारों को जागरूक करते करते हम लोग पॉपुलेशन को क्या करेंगे, रोकेंगे। अब देखिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, आप कहा जाता है ना कि पॉपुलेशन एक लिमिट तक अपनी बढ़ाओ ना, हम 2 हमारे 2, अब पता लगा हम 45 हमारे 50, तो उस नियम को रोको। यानी पॉपुलेशन की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो एक्सप्लोजन हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, इसी को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाता है। इमिग्रेशन आप अगर होगा, एक पॉपुलेशन की स्थिरता है, मान लो यहाँ 50 हैं और बाहर से कुछ लाके तुम इसमें डाल दोगे तो पॉपुलेशन की साइज़ क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब आप कोई ऐड करोगे, ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं इमिग्रेशन, इसमें से कुछ मर जाएँ या कहीं चले जाएँ, लेफ्ट हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है इमिग्रेशन कहते हैं, जिससे पॉपुलेशन की साइज़ क्या होती है, कम हो जाती है। समझ में आई ना। अब देखिए बताया गया है कि दोस्त कंट्रासेप्टिव मेथड क्या, तो कंट्रासेप्टिव ऐसा मेथड होता है जिससे हम पॉपुलेशन को रोक सकते हैं। यानी जैसे आप देखें ना, एक नॉर्मल जैसे कॉन्डम्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, रबर का बना होता है, ये भी आप देखेंगे इरिवर्सिबल होते हैं। ये सब चीज़ों का यूज़ जो लोग कर रहे हैं तो क्या होता है, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है। यानी कहीं ना कहीं जो फ्यूजन होता है मेल फीमेल गैमेट्स को, इसको आप प्रिवेंट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। इससे कॉपर होता है, कॉपर टी होता है, फीमेल्स के केसेस में होता है। बहुत सारे ऐसे पिल्स बनाए जाते हैं, दवाइयाँ बनाई जाती हैं जिससे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो होता है वो रुक जाता है। ग्रेफियन फॉलिकल्स कम मतलब मैच्योर हो पाता है, जिससे वो रप्चर होगा ही नहीं, तो कहाँ से ओम निकलेगा, फ्यूजन नहीं कर पाएगा। तो ऐसे सारे केमिकल्स का यूज किया जाता है। इसी सिस्टम को कंट्रासेप्टिव मेथड के नाम से जानते हैं। कैसा होना चाहिए, इजी होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, आसानी से मिल जाए, कॉस्टली होना चाहिए, इंटरकोर्स के दौरान कोई इन्फेक्शन, कोई उसका साइड इफेक्ट ना हो, ये ऐसी सारी व्यवस्थाएं होना चाहिए। होता क्या है, हम इस कंट्रासेप्टिव मेथड को तो समझते हैं, अब होता क्या, कैसे इसको रोकेंगे, तो 2 तरीके का, एक टेम्पोरेरी है, एक हमारा कैसा परमानेंट है। टेम्पोरेरी में नेचुरल होता है, नेचुरल के अंतर्गत 3 होते हैं। एक है सेफ पीरियड, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लगभग 14 दिन तक आप देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे बहुत उस पीरियड के बाद बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है वो, तो उस दौरान सेफ पीरियड से बचिए अपने आप को, ठीक है ना। तो ये सेफ पीरियड से बताया गया, बचिए। विड्रॉल करिए, यानी विड्रॉल द क्वाइटस इंटरप्टस, यानी कि सीमेन इंसेमिनाइजेशन मत करिए, अंदर वेजाइनल ट्रैक्ट में आप सीमेन को रिलीज ना करें, इस सिचुएशन को बोलते हैं विड्रॉल क्वाइटस। या लैक्टेशन कहते हैं, यानी कि लैक्टेशंस एमिनोरिया, यानी ये होता है कि एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी यू कैन यस नो प्रॉब्लम, बिकॉज उस दौरान तो कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं, तो ये भी हो सकती है, ये नेचुरल में आता है। बैरियर आप जानते हैं, बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं जिसको यूज़ करते हैं, मेल फीमेल दोनों में होता है, एंड इट कैन बी प्रिवेंट टू मीट अप द स्मोगैमेट। केमिकल बहुत सारे ऐसे होते हैं, केमिकल जो आप देखेंगे स्पर्मिसाइडल होता है, जो स्पर्म्स को ही किल कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, मूवेबल नहीं करता है, उसकी स्पीड को कम कर देगा, तो कहाँ से फ्यूज कर पाएगा। जब तक ओम के पास पहुँचते पहुँचते इसकी जो वाइबिलिटी होती है खत्म हो जाती है, तो फ्यूजन नहीं कर पाएगा, ये भी हो जाता है। आईयूडीएस, आईयूसीडीएस, ये भी एक ओरल इम्प्लांट्स होता है, जो क्या होता है, एक हार्मोन्स कंटेन डिवाइस होता है, जिसमें जैसे टैबलेट है, ये क्या करते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन की लेवल को कम कर देता है, जिससे ओम बन ही नहीं पाता है, तो कहाँ से कार्यक्रम हो पाएगा। तो ये सब बैरियर मेथड है। यहाँ पर मैंने दिया है परमानेंट। परमानेंट कहता है कि जैसे ट्यूबोक्टोमी होता है, वेस्कोटोमी, फीमेल के केसेस में हम फेलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं, हम टाइट कर सकते हैं। ऐसे मेल में वेस्कोटोमी, यानी कि वास डिफरेंस वाला जो आसपास को ले जाता है, उस लेयर को तुम कट कर दो, या तो इसको टाइट कर दो, बांध दो। ये मेल फीमेल में दोनों हो जाता है, जिससे कोई दिक्कत नहीं आता। आप चाहे जितना आप मतलब इंटरकोर्स करते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। एक होता है एसटीडीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड करते समय जो डिजीज़ आगे सेपरेट होते हैं, कैसे सेपरेट होते हैं, क्या सुरक्षा करना चाहिए, वो इसके अंतर्गत आप पढ़ लेंगे, बहुत आसान है। जैसे गोनोरिया, सिफिलिस से एड्स होता है, ये सब इसी के द्वारा आगे ट्रांसफ़र होते रहते हैं। मैं कुछ फुल फॉर्म लिखा हूँ, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ये बोर्ड में आने की पूरी संभावनाएं हैं। जैसे जिफ्ट, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र,
जैसे जिफ्ट जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र होता है, IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनाइजेशन होता है, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये डायरेक्ट या ले जाकर के कहाँ पर साइटोप्लाज्म में इंटर करवा देते हैं। तो ये हो गया। एक होता है MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर है? तो ये इतनी फुल फॉर्म थे दोस्त, मैंने आपको बता दिया है। अब इससे ज़्यादा कुछ मत पढ़िए। इस यूनिट के अंतर्गत जितना मैंने ये बता दिया है इसको आप बढ़िया से पढ़िए। समझ में बात? तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें क्लियर हो गई होंगी। कोई तकलीफ यहाँ पे होनी नहीं चाहिए, आपको ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए।